अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं? आज की मॉर्निंग कैसी लग रही है? गर्मी बिल्कुल आ चुकी है। मुझे तो आज शॉल पहनने का मौका ही नहीं मिला। मेरा ख्याल से वो टाइम जो सर्दी का है वो अब ख़त्म हो गया है। आज हम सर्दी और गर्मी के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम टाइम के ऊपर बात करें, टाइम लाइंस के ऊपर बात करें। किसी भी चीज़ को जब आपने सर अंजाम देना होता है, अगर आप उसकी कोई तैयारी कर लें, उसकी प्लानिंग कर लें, तो यकीन माने वो काम जो है ना वो चुटकियों में हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग नहीं करेंगे और फिर वो काम आपके सामने आएगा, तो आपको एक तो मुश्किल भी होगी और आपका टाइम भी बहुत ज़ाया होगा और शायद आप उतने तैयारी के बगैर आप उतनी अच्छी परफॉर्मेंस उस चीज़ के लिए नहीं दे पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, शादी से पहले अक्सर लड़कियां बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करती हैं कि मैं ब्लो ड्राई सीख लूँ, मैं अपना ख़ुद मेकअप करना सीख लूँ, मैं 16 सिंगार सीख लूँ, मैं ये सीख लूँ कि शादी के बाद जो है ना मुझे दावतों में जाना है तो मुझे हर जगह पार्लर नहीं जाना पड़े, तो मैं ख़ुद अपना ज़रा मेकअप कर सकूँ। लेकिन ये जो तैयारी है ये शादी के बाद एक्चुअली इतनी काम नहीं आती, ये साइड लाइन हो जाती है। हाँ, ज़रूरी होती है लेकिन थोड़े दिन के लिए। लेकिन एक्चुअली शादी बेसिकली नाम है, दूसरा नाम शादी है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ज़िम्मेदारी का। तो उस ज़िम्मेदारी के लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है और अगर उस ज़िम्मेदारी के लिए तैयारी जो है वो आपको अलग अलग तरीके से चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक औरत की होती हैं शादी के बाद, जब उसके ऊपर पूरे कंधों पे बर्डन आ जाता है, किचन, खाना पीना, उसके अलावा घर की कोई भी ऐसी मेंटेनेंस है, सौदा सल्फ, अगर वो घर में ही रहती है, अगर वो जॉब नहीं करती, वरना जॉब करती है तो उसके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। हाँ, हस्बैंड्स पे भी होती हैं, लड़कों पे भी होती है, खाली मैं लड़कियों की बात नहीं कर रही। जब शादी होती है तो लड़कों के ऊपर भी जिम्मेदारी डबल हो जाती है, मगर कुछ हद तक वो पहले से ही थोड़ा उनकी माएँ उनको तैयार करी हुई होती हैं कि अगर सौदा सेल्फ लेने जाना है तो बच्चों से बहुत सारी दफ़ा सौदा मंगाया है, बैंक के कामों के लिए उनको अक्सर भेजा गया है। पर मैंने देखा है कि लड़कियों को बैंक के काम भी नहीं आते, उनको यहाँ तक कि अपने अकाउंट्स भी खुलवाने नहीं आते, गाड़ी चलाना भी नहीं आती। अमूमन जो आम लड़कियाँ हैं, बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए उनको तैयार किया जाता है। और फिर क्या होता है, फिर थोड़ी सी मुश्किलात सहनी पड़ती हैं, वो फिर उनका कॉन्फिडेंस लेवल उतना नहीं होता जो बच्ची एक सीखी हुई होती है, जो जॉब करती हुई, बैंक के काम आते हों, जिसको सारी और बाकी चीज़ें आती हो, ड्राइविंग आती हो, तो उसका कॉन्फिडेंस अलग होता है। तो इसीलिए ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि आप प्लानिंग करें, टाइमलाइन बनाएं कि किस वक्त क्या करना है, और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आजकल बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं हाय पैदा होने से पहले बच्चों का एडमिशन करा दिया और इतनी छोटी सी उम्र में बच्चों को स्कूल भेज दिया। ये क्या है? ये तो जुल्म है बच्चों के ऊपर। बहुत सारे माइंडसेट्स ये कहते हैं कि वो बच्चों का स्कूल नहीं होता, वो बच्चों के खेलने की जगह होती है। जो बच्चे घर में हैं वो शायद वो सीख नहीं पाते जो उनको बेसिकली उस एज में सीखना चाहिए। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जनरेशन्स एक दूसरे से बढ़कर सीखती जा रही हैं। एक ज़माना तो ये भी होता था कि बच्चे बहुत देर से आँख खोलते थे, यानी आज तो बच्चे पैदा होते ही आँख खोल के नर्स को देखना शुरू कर देते हैं। तो नज़र ठहरने में टाइम लगता था एक ज़माने में। अब आज के बच्चे को आप देखें, उसको बहुत जल्दी हर चीज़ की मालूमात हो जाती है। तो जिस तरह टाइम बढ़ रहा है, ब्रेन्स उसी तरह डेवलप हो रहे हैं और इसीलिए हमें हर चीज़ की टाइमलाइंस रखनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा पैदा हुआ है, पैदा होने के बाद मैंने देखा कि उसको कुछ ममालिक ऐसे हैं कि छोटे बच्चे को ही जो वो बोलना शुरू कर रहा है उसको बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ़ करा रहे हैं, कार्ड्स के थ्रू, कार्ड थ्योरी के थ्रू, या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पे वालिदैन मेहनत कर रहे हैं बच्चों पर कि वो जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखना शुरू करे, बजाय इसके कि वो गैजेट से कुछ सीखे, उसको अलग अलग कार्ड से और मज़ीद डिफरेंट डेवलपमेंट की चीज़ों से उसकी जो ग्रिप है हाथ की वो, या फिर उसका दिमाग है उसको तेज़ करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मगर
आप उसको टाइमलाइन के लिए तैयार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब वो एडमिशन के लिए स्कूल जाएगा तो जिस स्कूल में भी आपका मन है, आपका दिल है, वहाँ उसका एडमिशन हो जाएगा। उसी तरह जब वो बड़ा होगा तो ऑब्वियसली उसको उसकी एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए आपको टाइमलाइन सेट करनी पड़ेगी कि इस 3 महीने में तुमने अपना टारगेट अचीव करना है, आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी प्रैक्टिस करनी है। उसी तरह वाइस वर्सा जब वो बड़ा होता है और वो बड़ा हो के उसने अपनी जॉब की इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, उसने गोल सेट करना है कि किधर उसने कब अप्लाई करना है, इंटरव्यू के लिए जाना है तो क्या पढ़ना है। ये सारी चीज़ें टाइमलाइन पे डिपेंड करती हैं। शादी कब करनी है औलाद की, नौकरी कब करनी है, करियर कब बनाना है, पढ़ाई कब ख़त्म करनी है, ये सब एक प्लानिंग का हिस्सा है जो कि हम सबको करनी पड़ती है अपने बच्चों के लिए। तो आज हम आपको कुछ हेल्प करेंगे आपकी टाइमलाइंस बेसिकली सेट करवाने में, और जो एक्सपर्ट्स मेरे पास होंगे उनसे यकीन जाने हम सब मिलकर बहुत कुछ सीख सकेंगे। क्योंकि जाहिर है वो जो पेरेंट आप बनते हैं, नए नए पेरेंट, आपको कुछ नहीं पता होता कि बेसिकली करना क्या है। मगर अगर आपको ऐसा पैनल जो हम अभी यहाँ प्रोग्राम में आपको आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, अगर ऐसा पैनल हो तो बहुत सारी गुत्थियाँ सुलझ सकती हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम देखने के लिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन है, क्योंकि जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो अम्मा अब्बा दोबारा से स्कूल जाते हैं। जो अपने स्कूल में उन्होंने वो कहते हैं ना अटेंटिव हो के पढ़ाई नहीं की होती, वो अपनी औलाद के लिए उतने ही ज़्यादा अटेंटिव हो जाते हैं और उतने ही ज़्यादा फ़िक्रमंद हो जाते हैं। अपने स्कूल में तो बस हाँ भाई हो जाएगा, अम्मा अब्बा को खूब तंग किया होता है और कहते हैं ना बदला मिलता है, फिर बच्चे भी खूब तंग करते हैं उन्हें। सो वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर सीरियस हैं, और ज़ाहिर है हर कोई सीरियस है और टाइमलाइंस बेसिकली बनाना चाहते हैं, उनके लिए है आज का शो। क्योंकि ज़माना बहुत बदल गया। एक ज़माना ये था कि इतना हार्डवर्क पेरेंट्स को नहीं करना पड़ता था, बस 9 बच्चे होते थे, कौन सी क्लास में कौन से स्कूल में इतना उनको याद भी नहीं होता था, और बच्चे खुद पढ़ लिख कर अपने एक अलग अलग ओहदों पर फाइज हो जाते थे क्योंकि कंपटीशन नहीं था। मगर आज के दौर में जो कि कॉम्पिटिटिव दौर है, पता नहीं पेरेंट्स कितने परेशान हैं अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर, कितने ज़्यादा पर्टिकुलर हैं कि कौन सा स्कूल है, कहाँ एडमिशन कराना है, कौन सी ट्यूशन है, क्या पढ़ना है, क्या स्किल्स डेवलप करवानी है। बच्चों के लिए आजकल वालिदैन बहुत फ़िक्रमंद रहते हैं। तो आइए उनकी बेस बनाने से शुरू करते हैं कि बच्चा जब पहला स्कूल जाता है तो उस पहले स्कूल को सेलेक्ट करना या उसकी अर्ली एजुकेशन कहाँ जाना है, किधर जाना है, कितनी तैयारी करानी है, हम यहाँ से अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, आइए पहले मैं उनको इंट्रोड्यूस करा दूँ। महाविश रफ़त हैं जो प्रिंसिपल हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल से है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फिर मेरे साथ यहाँ मौजूद है समीरा आसिफ जो कि को फाउंडर ऑफ डिस्कवरी डेन से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इनसे हम कैम्ब्रिज सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। और फिर मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ नासिर रज़ा जैदी साहब जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, प्रेसिडेंट पाकिस्तान एकेडमिक कंसोर्शियम से हैं, और इनसे हम आगा खान बोर्ड, सिंध बोर्ड, अर्ली एजुकेशन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात कर सकेंगे एज एजुकेशनिस्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। जब बच्चा पैदा होता है या पैदा होने वाला होता है, खुशखबरी सुनने को मिलती है, तो ये क्या होता है कि उसकी कुछ स्कूल्स में रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। ये क्या सिनेरियो है? ये आई थिंक दिस इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर। मेरा ख्याल है ये आजकल हम लोगों ने अपने ऊपर खुद साख्ता प्रेशर ले लिया है। ऑल्दो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एज एन एक्सपर्ट ये सोचती हूँ कि इसकी अभी इतनी अर्ली स्टेज पे ज़रूरत नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि जो बहुत अच्छे स्कूल्स हैं वो अर्ली रजिस्ट्रेशंस कर मांगते हैं। तो अगर आपका एक फोकस्ड है, आप
एक ही स्कूल पे कि हमें उसी में डालना है। हाँ। तो अगर आपने उसको बिल्कुल ही अपना वो बना लिया मकसद ज़िंदगी का, फिर एक रजिस्ट्रेशन कराने में मेरा ख्याल है कोई मुज़ायका नहीं है। हाँ। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आप किसी भी स्कूल को चूज़ करें ना, लेकिन जो बच्चे की अर्ली एजुकेशन है ना, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम होम। हाँ। और वो माँ की गोद से जो हम कहते हैं कि वो स्टार्ट होती है। हम तो माँ की गोद से कहते हैं। एक ऐसा तबका है कि वो 4 महीने प्रेग्नेंट होती है औरत, ये मैंने रिसर्च पढ़ी थी कहीं, 4 महीने प्रेग्नेंट होती है औरत, तो वो और उसके हस्बैंड जो है वो मैथ्स के सम प्रेगनेंसी में सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। रोज़ाना कुछ 4 सम सॉल्व करते हैं और पियानो सुनते हैं और रीडिंग करते हैं, किताबें बहुत पढ़ते हैं। सो उससे कहते हैं कि बड़ा ज़हीन बच्चा पैदा होता है। हाँ, स्टडीज़ शो हाँ। कि ये अब एक जो अगर हम स्टडीज़ को देखें तो ये वाकई में ये एक आई है थियरी ये भी कि आप जितना ज़्यादा मैथ्स के सम सॉल्व कर रहे हैं, आप रीडिंग कर रहे हैं, हम कहते हैं कि कुरान आप ऊंचा ऊंचा पढ़ें तो बच्चा वो भी सुन, क्योंकि बच्चा सुन तो रहा है। और आप जो भी कर, माँ रो रही है तो उसका असर हो रहा है, माँ खुश हो रही है तो उसका असर हो रहा है। हम तो कहते हैं प्यारे प्यारे बच्चों की तस्वीरें लगा दो ताकि खूबसूरत बच्चा पैदा हो जाए। ये वाली चीज़ें तो करना बहुत ज़रूरी है अगर ज़हीन बिल्कुल। तो मेरा ख्याल से ये सिस्टम इसके ऊपर भी एम्फसाइज करना चाहिए कि ऐसा करना चाहिए प्रेगनेंसी से पहले। बिल्कुल। लेकिन जब बेबी आपका डिलीवर हो गया है, बेबी आपके हाथ में आ गया है, तो बेसिकली जो 1 ईयर ऑनवर्ड्स वाली एज है ना, 1 to 3, उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे की वोकेबलरी डेवलप होती है और सबसे ज़्यादा बच्चे की जो लर्निंग है ना, ये इससे स्टार्ट होती है। ऑल्दो इससे पहले भी आप बच्चे को बेसिक्स तो अपनी 7-8 मंथ्स से हम बताना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे का एक रूटीन सेट करें। 1 ईयर ऑनवर्ड्स आपके बच्चे का एक रूटीन होना चाहिए। अच्छा, यानी पहला कदम ये है कि उसका रूटीन सेट हो, उसको टाइम पर सुलाना, उसको टाइम पर उठाना, उसको टाइम पर खाना खिलाना, यानी उसकी ज़िंदगी में सबसे पहली चीज़ डिसिप्लिन है जो हमें उसके अंदर जो है वो फिट इन करनी है। बिल्कुल। बट ओकेजनली हम एज एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि कभी कभी उस रूटीन को ब्रेक करना भी ज़रूरी है। हाँ। उस बच्चे की वेलबींग के लिए और आपकी उसके बच्चे की मेंटल स्टेबिलिटी के लिए ये भी ज़रूरी है कि कभी कभी आप खुद ही उस रूटीन को ब्रेक भी करें, पर बच्चे को बता के ब्रेक करें कि हाँ ठीक है, इस टाइम पर हमें ये करना था लेकिन आज हम इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, फिर 1 साल ऑनवर्ड्स बच्चे की अच्छी वोकेबलरी, उस टाइम से बच्चे की वोकेबलरी डेवलप होनी शुरू होती है। तो फिर इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे के साथ आप उस तरह से, एक तो ये होता है ना जो हम बेबी लैंग्वेज में बात करते हैं, वो डिस्करेज हम करते हैं कि वो ना करें। यानी कि जो मामू, खाला, फुप्पो, चाची, ओए बेटा तुतला की बात करना, बेसिकली वो आप लोग मना करते हैं। उस वक्त अच्छा लग रहा होता है, वो बच्चा जब छोटे छोटे प्यारे प्यारे वर्ड्स बोल रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ना, तो हम ये कहते हैं कि आप उसको प्रॉपर वोकेबलरी दें। और बच्चे को हमने आजकल एक चीज़ अपने ऊपर सवार कर ली है कि इंग्लिश ही बोलनी है और इंग्लिश ही करना है। फाइन, आप दें उसको, वर्ड्स दें, समझाएं, क्योंकि इन दी एंड जब उसने स्कूल स्टार्ट करना है तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि उसको बेसिक नॉलेज हो। लेकिन ये है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सही स्कूल में एडमिशन करने से कासिर रहते हैं क्योंकि उनका जॉइंट फैमिली सिस्टम है, घर में एक उर्दू सर्टेन उर्दू में बात होती है और कभी कभार बहुत स्लैंग्स भी इस्तेमाल होती है। तो बच्चे का एक्सेंट और वो सारी चीज़ें जो है वो नहीं हो पाती इंग्लिश की। फिर उनको स्पीकिंग पार नहीं होती तो उनको एडमिशन नहीं मिलता जहाँ उनके वालिदैन सोच रहे होते हैं कि इस जगह हमें ये स्कूल अच्छा है और हमारे बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो इसलिए हम मतलब बहुत सारे पेरेंट्स तो ये सोचते हैं कि अच्छा उर्दू तो वो सीख ही लेगा, चलो बस इंग्लिश में इसको कन्वर्ट। लेकिन बच्चे को एक सैंडविच के तौर पे वोकेबलरी देनी ज़रूरी है ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे क्लासरूम में भी करते हैं, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि बच्चा हर तरह के घर से हमारे पास बच्चे आते हैं, हर कोई इंग्लिश स्पीकिंग बैकग्राउंड से नहीं होता। तो हम जो तरीका क्लास में करते हैं वो एक सैंडविच मेथड टाइप हम यूज़ करते हैं। मैं उसको सैंडविच मेथड कह रही हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल पिक दिस अप, बेटा इसे उठाएं, पिक दिस अप, सो दैट उस बच्चे को अब ये पता है कि पिक दिस अप का मतलब है बेटा इसे उठाएं, एंड देन अगेन रीइंफोर्स हो गया वो पिक दिस अप, ताकि उसको पता चल गया कि इसका क्या मतलब है। सो इंग्लिश एंड इंग्लिश और बीच में हमने एक उर्दू की लाइन दे दी कि ये इसका मतलब है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं बोलूंगी ना पिक दिस अप तो उसको ऑलरेडी पता होगा बगैर मेरे बोले कि बेटा इसे उठाएं कि मैंने इसको उठाना है। और मैं हमेशा पेरेंट्स को ये बात कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपेंसिव एजुकेशनल टॉयज़ हों, आपके पास एक्सपेंसिव पजल्स हों, चीज़ें हों, बुक्स हों। हैंड्स ऑन लर्निंग जो होती है ना, वो आपके घरेलू जो आपके पास चीज़ें होती हैं उनसे भी हो जाती है। जैसे आप दाल चुन रही हैं तो आप बच्चे को लगा दें अपने साथ,
उसको छोटे बर्तन में दाल डाल के दे दें, वो उसमें चुनेगा, ये उसकी सेंसरी लर्निंग है ना। ओके, आप चावल चुन रही हैं, आप बच्चे को आप थोड़े से चावल दे दें, आप आटा गूंद रही हैं, आप बच्चे को दे दें। तो यहीं से आप उसकी ग्रिप डेवलप करवाना शुरू कर रहे हैं, फाइन मोटर स्किल्स, वो चीज़ों को पिक कर रहा है। अक्सर बच्चे को मैंने अक्सर देखा है, माएँ बोतल और ढक्कन दे देती हैं, बोतल का ढक्कन खोलना, बंद करना, किचन में बैठी हैं तो उसको वो जो डब्बे होते हैं प्लास्टिक के, उनके डब्बे लगाना, डब्बे उतारना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। थैलियाँ दे दी जाती हैं, बच्चा थैली को दबाता है तो उसमें से कचर कचर आवाज़ आती है। हम जो सबसे पहले बच्चे को, जब बच्चा स्कूल आता है और उसकी हम ग्रिप बनाने की कोशिश करते हैं, पेंसिल ग्रिप, तो सबसे पहले एक्सरसाइज जो हम कराते हैं वो स्पॉन्जिंग की कराते हैं। हम पानी में स्पॉन्ज को डिप करा के बच्चे से कहते हैं कि वो उसको निचोड़े। तो ये वो चीज़ें जो आप बच्चे को बाथ टाइम में भी करा सकते हैं। बेसिकली इन्वॉल्वमेंट इज इम्पॉर्टेंट कि माँ और बच्चा, या चलो अगर फॉर एग्जांपल माँ नहीं है तो जो भी बड़ा है घर में, तो वो चीज़ें दादी नानी भी करा सकती हैं। इट्स वेरी इजी। क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ बॉटल टॉप्स जो है, ये हमारे पास मॉन्टेसरी में एक एक्सरसाइज होती है, या आप घर पे अगर बच्चे को कराएंगे तो वो वेल प्रिपेयर्ड स्कूल आता है। बहुत फ़र्क है उन बच्चों में जिनको पहले से हेल्प मिल रही होती है वो, और फिर जो बिल्कुल ही अनप्रिपेयर्ड हमारे पास आते हैं, उन बच्चों में जाहिर है फ़र्क होता है, क्योंकि फिर उनकी तैयारी डिले होती जाती है ना बचपन से। अगर वो स्कूल घर में ही बजाय वो टीवी देखने के इसी तरह की चीज़ें जो एक्टिविटीज़ आप, मैंने अक्सर देखा है वो बटन खोलना बंद करना, जिप फ्रेम, बटन फ्रेम, लार्ज बटन फ्रेम, जिप बंद करना खोलना, ये सारी चीज़ें। जैसे हम लोगों के पास स्कूल में तो इसका प्रॉपर मटेरियल होता है ना, घरों में नहीं है, लेकिन वो सारी ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी एवरीडे प्रैक्टिस में है। क्योंकि हमारे जिपर बंद करना, खोलना, जिपर वाली शर्ट्स होंगी, बटन वाली शर्ट्स होंगी जो घर में है। एग्जैक्टली, ये आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह पता चलता है। एक आम माँ को नहीं पता होती ये चीज़ें। पुश और पुल का कॉन्सेप्ट बच्चे की ग्रिप बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बच्चों के पास छोटी छोटी अपनी डॉल्स की प्रैम्स होती हैं, या वैसे ही आप बच्चे को एक कोई भी छोटी चीज़ पकड़ा के उसको पुश एंड पुल सिखाते हैं, तो ये वो चीज़ें जो घर में बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। हर बच्चे के पास किचन सेट होता है। जब मदर कुकिंग कर रही हैं तो बच्चे को छोड़ देने के बजाय आप अपने साथ बिठाएं और उसको इन्वॉल्व करें। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि माँ को नहीं पता, अगर उन्होंने एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है तो उसके लिए तैयारी क्या कराएं, कब से कराएं? मेरे ख्याल से आपने अपने बच्चे की एक साल में तैयारी कराना शुरू कर दी। जी बिल्कुल। क्या तैयारी करवाई थी? अच्छा देखिए, आई वुड लाइक टू बिगिन विद के अभी आपने जिक्र किया कि 4 मंथ से, मैं उससे भी थोड़ा पीछे जाऊंगा कि जो मॉडर्न रिसर्च है, अभी चेक रिपब्लिक के एक ऑथर हैं, स्कॉलर हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि फर्स्ट 1000 डेज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जब से कोई भी मदर बेबी को कंसीव कर लेती हैं उसके बाद से लेके और 2 साल की उम्र तक आप कह लें कम से कम। और आपको मालूम है कि 90% जो ब्रेन डेवलपमेंट है बच्चे की वो उस टाइम से लेके और अप टू 5 इयर्स होती है। तो जो कुछ बच्चा अपने सराउंडिंग्स में देख रहा है वो उसको सीख रहा है। कॉल इट अ फाइट बिटवीन मदर एंड फादर। जो आपका पीयर प्रेशर आपके ऊपर बन रहा है, और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्योंकि मोस्टली जॉइंट फैमिलीज़ है, आपने जिक्र किया, तो वो सारी चीज़ें जो लर्निंग है बच्चे की वो चाहते हुए ना चाहते हुए हो रही होती है। तो जो मदर्स आपका ये प्रोग्राम देख रही हैं, आई वुड लाइक टू रिआइट्रेट एंड एज अ टेक ऑफ योर डिस्कशन कि बहुत ज़्यादा इस बात का ख्याल करें कि द वर्ड्स, द डिक्शन दैट इज़ बीइंग यूज्ड इनसाइड योर होम डोमेस्टिकली, वो उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चा 5 घंटे स्कूल में जाके सीख रहा है। वालिदैन आपस में कैसे बात कर रहे हैं, अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है, चाचा हैं, मामा है, जो भी लोग घर में रहते हैं, दादा हैं, दादी हैं, उनको लैंग्वेज कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली जनरेशन आपसे बेहतर हो। क्योंकि अक्सर घरों में ये चीज़ें बहुत वो है, इसको तो इसके मुंह से गाली सुनो कितनी क्यूट लगती है, तो वो चीज़ें बाद में उनको इतनी मुश्किल में डाल देती हैं स्कूल्स में जब वो जाते हैं। क्योंकि उस वक्त अगर कोई घर का बड़ा किसी डोमेस्टिक हेल्प को गाली दे रहा है या कुछ भी ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, वो बच्चा सीख रहा है ऑटोमेटिक। बच्चे ना रिलेट कर लेते हैं एंगर को उस वर्ड से कि जैसे very दादा या दादी को या फॉर एग्जांपल अब्बू को गुस्सा आता है तो वो ये वर्ड बोलते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये को रिलेटेड है। कि जब मुझे भी अब गुस्सा आ रहा है ना, तो मैंने उसको एक्सप्रेस यही वर्ड बोल के करना है, इससे इसको पता चलेगा कि मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। तो ये क्योंकि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, ये हमें लग रहा होता है कि ये बच्चा है, और वो सबकॉन्शियस में भी लर्न कर रहा होता है। प्रॉब्ली आपको लग रहा है कि इस वक्त वो खेल रहा है या वो टीवी देख रहा है, लेकिन जो आप पीछे बात कर रहे हैं बच्चे को सब पता है, और वो उसके सबकॉन्शियस में स्टोर भी हो रहा है, और वो जहाँ उसका दिल करेगा वो उसको यूज भी करेगा। फिर आप शर्मिंदा हो जाएंगे कि ये कहाँ से आ रहा है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन। आइंस्टाइन इतने बड़े साइंटिस्ट हमारे यहाँ गुजरे हैं, मैं उनकी बात को रिलेट करूंगा। उन्होंने कहा कि आई नेवर टीच माय स्टूडेंट्स, आई ओनली ट्राई टू क्रिएट
एन एनवायरनमेंट इन विच दे कैन लर्न, तो बच्चा उससे कहीं ज़्यादा जो आप उसको सिखा रहे हैं, जो अपनी सराउंडिंग्स में देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उससे बहुत ज़्यादा सीखता है। और आपके सवाल की तरफ आते हैं, जी बिल्कुल, मेरी अपनी बेटी शी इज़ माशाल्लाह 2 years and 2 months ओल्ड नाउ, और जब वो 1 साल की हुई थी तो हमने उनको एक शहर के लीडिंग स्कूल के लिए एक प्रिपरेशन सेंटर में, मेरी वाइफ साथ जाती थी, टाइम स्पेंड करती थी, भेजना शुरू किया। इसको अच्छा समझे, इतनी सी बच्ची को आप जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रिपरेशन वो अपनी कराने मामा की है की गोद कोई में बैठ जगह? के जाती थी बिल्कुल। Oh my और God! बिल्कुल बहुत सारे ऐसे सेंटर्स मौजूद हैं। और अगेन अभी मिस मैविश ने कहा प्रोग्राम के स्टार्ट में और वो कि हमने एडमिशंस के लिए करवाते हैं जी बिल्कुल एडमिशन के लिए, माशाल्लाह उनका जहाँ हम चाह रहे थे वो एडमिशन अब हो भी चुका है। अच्छा, जब वो 1.5 साल की थी तो उनकी ऑब्जर्वेशन भी हो गई उस स्कूल में। और फिर मैं चाहूँगा कि वो पेरेंट्स जिनके लिए ये बात थोड़ी सी नई है कि एक ऐसा बच्चा जो 1.5 या 2 साल की उम्र के दरमियान है, स्कूल उसका एडमिशन टेस्ट तो नहीं ले सकता, तो कोई भी एलीट स्कूल कैसे बच्चे को जज करता है, कैसे करता है? उसका क्राइटेरिया ये है कि जब आप जाके उनके पास बैठते हैं तो कोई भी उनका काउंसलर जो एडमिशन डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो आपके बच्चे के साथ बैठेंगे और वो देखते हैं कि उसके हाथ में टॉय देंगे कि उस बच्चे में कितनी रेजिलियंस है, क्या वो उस टॉय को उठा के फेंकता है, आप उसकी तरफ बॉल दें तो वो बॉल को पकड़ रहा है, किस तरह से पकड़ रहा है, तो वो उसके नॉलेज, एप्टीट्यूड और स्किल्स को जज कर रहे होते हैं उसके सेमेंटिक्स से, उसके बिहेवियर से। और सबसे बड़ी बात ये है, जो पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको जो प्रोग्राम देख रहे हैं, कि बच्चे के अंदर सोशल एंजाइटी को वो जज करते हैं कि किसी भी स्ट्रेंजर को देखने के बाद वो यूं हो जाते हैं ना, जरा डर जाते हैं, घबराते हैं। इसके लिए पेरेंट्स को बच्चों को अपने ट्रेन करना है, खास तौर पे वो लोग जो चाहते हैं कि सो कॉल्ड एलीट स्कूल्स में अपने बच्चों का एडमिशन कराना है, या दूसरी तरफ आप आ जाएं कॉन्वेंट स्कूल्स की तरफ सोशल एंजाइटी जो है खत्म करने के लिए उसको लोगों के बीच में ले जाना पड़ेगा। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चे को छुपा छुपा के रख रहे होते हैं, नहीं 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 हम कहीं जाएंगे नहीं, वो उसके सोने का टाइम है। मैंने अक्सर पेरेंट्स को देखा, उनको नहीं समझ आती ना, पहली दफा माँ बाप बने होते हैं, तो वो बेसिकली जितना लोगों के दरमियान रहेगा उसकी सोशल एंजाइटी जो है एग्जैक्टली आप मैं बताऊं यहाँ पे कि लाइक आप बच्चे, आप शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, आप ग्रोसरी के लिए जा रहे हैं, आप ट्रॉली को रन कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं, तो बच्चे को आप सिखाएं कि बेटा देखो ऐसे सामान रखना है, ये इसमें पुट कर रहे हैं। बड़ी रेलेवेंट आपने एग्जांपल्स दी कि आप उसको कोई बीन्स में काम कर रही है, मदर किचन में काम कर रही है, तो उसको पोयरिंग एक्टिविटी पे आप ले आए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा जो है उसकी जो लर्निंग है वो 24 घंटे चल रही है, सोते तो ये देखिए ना, हमें यहाँ ये हमें पता चला कि जो पहली दफा जज किया जाता है छोटे से बच्चों को, जब उनको प्ले ग्रुप में लेना होता है, तो ये सारे एप्टीट्यूड देखे जाते हैं। उस वक्त तो उसको जाहिर है लिखना पढ़ना और उतना तो नहीं आएगा, मगर उसका एटीट्यूड बेसिकली देखा जाता है। इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि जैसे सर ने कहा कि यू हैव टू बिल्ड देयर सोशल स्किल्स, तो छोटे बच्चों की प्ले डेट स्टार्ट हो जाती हैं, तो पेरेंट्स को ऐसे सर्कल में मूव करना पड़ता है जहाँ छोटे बच्चे हों, उनको ट्रैवल में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ताकि बच्चे ट्रैवल से सीखें, सोशल एंजाइटी को कर्व करने के लिए। तो अच्छा, प्ले डेट्स क्या होती है? मैं भी एक माँ को बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा छोटा बच्चा है, इनका छोटा बच्चा है, इनका छोटा बच्चा है, हम उम्र बच्चे हमारे, हमने आपस में तय किया कि चलो कोई एक तारीख रखते हैं, उस दिन हम मिलते हैं इतने इतने बजे। तो अब क्या होगा, वो सारी माएँ बच्चों के साथ जमा होंगी किसी एक घर में या पार्क में या कहीं भी ऐसी जगह, और उसको प्ले डेट का नाम कहा जाता है। वो सारे बच्चे जो छोटे छोटे हैं, एक ही उम्र के हैं, उसमें ज़रा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होंगे, वो सब आपस में मिंगल होंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, इसको प्ले डेट कहा जाता है। प्रॉपर एक्टिविटीज़ प्लान होती हैं इसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बाद उनको गिव अवेज दिए जाते हैं, देयर इज अ प्रॉपर मेन्यू सेट, तो उसमें भी आपकी एक इन्वेस्टमेंट मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो कि एक प्रॉपर कहीं प्ले डेट पे जाने के आपस में भी प्ले डेट्स अरेंज कर सकती हैं, जो सहेलियां हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कजिन्स हैं, तो उनके अगर बराबर बच्चे हैं तो इस तरह प्ले डेट्स अरेंज करने से ये सोशल एंजाइटी दूर होती है, उसको कैटर किया जा सकता है। और यहीं से शुरुआत अगर करें, आपका बच्चा होता है ना अक्सर, अगर कराची में सेटल्ड है कपल, बच्चा यहाँ है और उसकी पूरी फैमिली किसी और शहर में, तो वो बेचारी वो कहती है ना कि एक तरह से क्रेव करती है कि मेरे बच्चे को कोई भी नहीं है, हम अकेले हैं, वो उसको लोग देखता है तो डर जाते हैं। उनके लिए बहुत ज़रूरी, उन लोगों के लिए कि वो अपने बच्चों को इंटरैक्ट कराएं दूसरी और मदर्स और उनके बच्चों के साथ। ठीक है, अच्छा, ये एक ब्रेक पे हम जा रहे हैं, फिर हम वापस आएंगे, फिर हम आपसे पूछेंगे और दूसरी मतलब कैम्ब्रिज या खान बोर्ड, इन सारी चीज़ों के हवाले से, और हम आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अर्ली एजुकेशन पे हमने बात कर ली और आपको ये भी बता दिया कि क्या क्राइटेरिया होता है एडमिशन के लिए और क्या क्या चीज़ें नोट करते हैं। अब हम आते हैं ज़रा जो अलग दूसरे सिस्टम्स हैं, जैसे मेट्रिक सिस्टम है, कैम्ब्रिज सिस्टम है, आखान बोर्ड है, आईबी सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम्स हैं। सबसे पहले तो हम चलते हैं कैम्ब्रिज। ज़रा फ़र्क बताइए कैम्ब्रिज और बाकी सब चीज़ों में क्या फ़र्क है। देखिए, कैम्ब्रिज इज़ बेसिकली एन इंटरनेशनल अवॉर्डिंग डिग्री। ओ लेवल्स होता है, ए लेवल्स होता है आपके पास। अब ओ लेवल्स में आप अपने सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ स्कूल्स 9 में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो आपका करिकुलम 9, 10 और 11 में स्प्रेड आउट होता है। कुछ स्कूल्स ग्रेड 10 में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो आप 10 और 11 में देते हैं। 5 पेपर्स आपके कंपलसरी होते हैं जो आपको देने होते हैं। फिर आप 3 इलेक्टिव लेते हैं, वो ये कराची की पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है। बट देन अगैन यू कैन गिव अप टू 10 सब्जेक्ट्स, 12 सब्जेक्ट्स, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स यू वांट। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, साल में आपके पास 2 मरतबा चांस होता है पेपर देने का। आप जुलाई में भी दे सकते हैं और नवंबर में भी दे सकते हैं। सो बट देन यू ब्रेक इट डाउन। जैसे अगर आप, जैसे माविश ने बताया कि प्राइमरी लेवल से आप अपनी बेस स्टार्ट करते हैं शुरू करना, तो ओ लेवल सिर्फ सिलेबस रिलेटेड नहीं है, वो एक फाउंडेशन होती है जो कि एक स्टूडेंट की एकेडमिक लाइफ को इम्पैक्ट करता है। इट्स अ टेस्ट ऑफ स्किल्स इज वेल। तो वो लाइफ स्किल्स एज वेल एज योर करिकुलम होता है जो कि आपको फिर ए लेवल्स में लेके जाता है, जो आपको करियर पाथ और डायरेक्शन देता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सवाल। अब जैसे फॉर एग्जांपल अर्ली एजुकेशन बच्चे ने ले ली है, अब वो एक सर्टेन स्कूल में जा रहा है। माँ बाप को क्या पहले से पता होना चाहिए कि बच्चे को मैंने आगे चल के ओ लेवल्स ए लेवल्स कराना है? क्या माँ बाप को अर्ली एजुकेशन से ही पता होना चाहिए कि मैंने कौन से बोर्ड में बच्चे को डालना है? देखिए, दिस इज़ अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अच्छा इवैल्यूएशन जो है वो पेरेंट कर सकते हैं कि वो बच्चा कैम्ब्रिज के लिए सूटेबल है या उसको आप मैट्रिक में। कोई सिस्टम लो नहीं होता, मैं सेंस में नहीं बोल रही, लेकिन आपके पास एक स्टैंडर्ड ग्रेड सिस्टम होता है जो कि आपको ओ लेवल्स में जज किया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा केपेबल नहीं है ऑफ टेकिंग दैट स्ट्रेस, तो फिर आई वुड रेकमेंड कि वो फिर मैट्रिक को भी ऑप्ट करें। देखें, एटलीस्ट सिलेबस देखें, कंपैरिजन करें उसका। कब हम ये डिसाइड कर सकते हैं कौन सी क्लास में कि बच्चा बोर्ड मैट्रिक में जाए, फेडरल में जाए, आखान में जाए, आईबी सिस्टम करे? आईबी सिस्टम तो पहले से ही आपको जी वो उसकी तो किताबें अलग होती हैं ना शायद। वो रिसर्च बेस्ड ज़्यादा होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड ज़्यादा होता है, हैंड्स ऑन लर्निंग होता है। देखिए, जब आप क्लास 8 में 6, 7 और 8 में जब आप आते हैं, तो 8 में जब आप सब्जेक्ट सिलेक्शन कर रहे होते हैं, आपकी ओरिएंटेशंस होती हैं, आपको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के साथ मीटिंग्स कराई जाती हैं, कोर्स आउटलाइंस बताई जाती हैं। आई थिंक दैट इज़ द टाइम व्हेन द पेरेंट्स शुड डिसाइड कि नहीं, ये ओ लेवल्स नहीं कर सकता। और मैं हमेशा ये बात हर एक को सजेस्ट करती हूँ कि आप सब्जेक्ट सिलेक्शन सिर्फ टीचर्स को देख के मत करें। आप 40 सब्जेक्ट्स ओ लेवल्स ऑफर करता है आपको चाहिए कि आप उसका सिलेबस कोड खोलें, आप उसके सिलेबस को देखें, आप पास पेपर्स देखें और आप कुछ वीडियोस देखें। उससे आपको एक्सटेंसिवली पता चलता है कि वो सब्जेक्ट और ये सिलेबस क्या बच्चा कवर कर सकता है या नहीं। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेज आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स कि अगर आपने ओ लेवल्स लेना है, you have to read the course outline, you have to see the past papers, and you must attend a lecture of a teacher. अगर आप ये कर सकते हैं। दूसरा एक और देखिए, बच्चे तो खुद जो है ना उस वक्त इतने कंफ्यूज्ड होते हैं और डरे हुए होते हैं, वो तो नहीं डिसाइड कर पाते उस एज में। अगर हम कहें कि हर चीज़ हमने बच्चों पे छोड़ दी, क्योंकि मुझे भी याद है जब मैं छोटी थी, उस उम्र में थी, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है। मेरी अम्मी मुझे थोड़ा गाइड करती थी तो मैं उनकी सुनती थी। जी बिल्कुल। नहीं, तो इसीलिए पेरेंट्स हैव टू हैंड इन हैंड, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों को चाहिए कि वो कोर्स आउटलाइंस वगैरह लें। एक और बात जो मैं हमेशा बताती हूँ बच्चों को, वो ये होता है कि आप अगर बच्चे ने मेडिकल में जाना है, आप उसको शैडो वर्किंग कराएं। फॉर एग्जाम्पल, शैडो वर्किंग क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है, मेडिकल है, या ऐसे इंस्टीट्यूट्स या ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ बच्चे इंटर्नशिप्स के लिए, सोशल वर्किंग के लिए जाते हैं, कम्युनिटी सर्विस के लिए जाते हैं, तो आप उस बच्चे को थोड़े दिन वहाँ भेजें सो दैट ही वर्क्स विद द डॉक्टर। ऑफ कोर्स इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट गेट पेड फॉर इट, लेकिन एटलीस्ट आपको एक्सपोजर तो मिलेगा कि इसकी लाइफ कैसी है। एम आई एलिजिबल, डू यू थिंक आई कैन वर्क एज अ डॉक्टर? तो वो बहुत फार फेच्ड आइडिया है ये, लेकिन अगर इस तरह हो तो उसको पता होगा कि नहीं, मेडिकल इज नॉट माई फील्ड। तो ये प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन आपको पता चल जाता है कि आप इस तरह करें। इफ यू वांट टू बी अ लॉयर, go and shadow work with a lawyer and see how he's This working is called shadow professionally. work, Yes. basically. So ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं पेरेंट के लिए कि आप बच्चे के साथ कोऑर्डिनेट करें। और जो बच्चे स्कूल से जा रहे होते हैं उनको फिर भी एक गाइडलाइन दे दी जाती है, आपको कोर्स का पता होता है, आपकी ओरिएंटेशन। अक्सर लोग ऐसा करते हैं जिन्होंने मेडिकल करना है, उन्होंने शुरू से ही सोचा हुआ है, तो वो कहते हैं कि हम ओ लेवल्स नहीं करें और हम मैट्रिक सिस्टम या फेडरल बोर्ड को ऑप्ट करें। क्या वजह है? आई थिंक मेडिकल के लिए आपका यूनिवर्सिटी, जब आप
मेडिकल के लिए आप टेस्ट दे रहे होते हैं तो वो इंटर की जो सिलेबस होती है आई थिंक उसका ज़्यादा होल होता है आपके मेडिकल टेस्ट के अंदर। और वैसे भी ओ लेवल्स में एक साल एक्स्ट्रा आपने पढ़ना होता है और आपकी परसेंटेजेस भी इक्विवेलेंस में कम हो जाती हैं जब आप मेडिकल ले रहे होते हैं। तो पीपल प्रेफर स्पेशली अगर पाकिस्तान में होते हैं कि वो फिर मैट्रिक बोर्ड करें, ओ लेवल बोर्ड ना करें। हाँ, यानी कि अगर किसी ने अपने बच्चों को बाहर पढ़ने हायर एजुकेशन के लिए भेजना है, उनका ये ख्वाब है या बच्चों का ये ख्वाब है, तो फिर उन्हें ऑप्ट करना चाहिए कैम्ब्रिज सिस्टम के लिए। या इवन टू गेट इनटू गुड इंस्टीट्यूट्स इन पाकिस्तान आई वुड प्रेफर कि ओ लेवल्स का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है बिकॉज वो सिर्फ क्यूरिकुलम पे जैसे मैंने कहा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा था, वो आपकी स्किल्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा था जो कि आपको प्रैक्टिकली आगे काम आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा साइंस कर रहा है या कोऑर्डिनेटेड साइंसेस कर रहा है ओ लेवल्स में, तो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का एक्सपोजर एक ही सब्जेक्ट में मिल रहा है। तो अब आपको इवैल्यूएशन आती है जो कि आप अपनी लाइफ स्किल में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश कर रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो रही हैं। अगेन आपको सिर्फ ए लेवल में नहीं, आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी ओ लेवल्स की इंग्लिश जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है कंपैरेटिवली मैट्रिक। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, इसीलिए जी बिल्कुल। और बाकी भी और सब्जेक्ट्स जो हैं इस्लामियात या पाकिस्तान स्टडीज वो सब इंग्लिश में देने पड़ते हैं। बिल्कुल, यू हैव उर्दू में नहीं दे सकते। मगर मैट्रिक बोर्ड में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप वो सब्जेक्ट्स उर्दू में भी दे सकते। ऐसा ही बिल्कुल बिल्कुल। सो यू हैव टू हैव स्ट्रॉन्ग ग्रास्प ऑफ द नॉलेज एंड इंग्लिश आपकी, बिकॉज आपका मीडियम ही इंग्लिश होता है। तो वो उसके पे काम करना ज़रूरी है कि आपकी इंग्लिश स्पोकन और रिटन दोनों बहुत अच्छी हो फॉर ओ लेवल्स। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं सिंध बोर्ड और आ खान बोर्ड। बहुत सारे लोग आ खान बोर्ड को ऑप्ट कर रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है आजकल? मैं जल्दी से थोड़ा सा इसमें ब्रीफिंग दे दूं कि लाइक आप देखें, पहले तो आपका एक सिंध बोर्ड है जिसको यूजुअली लोग कहते हैं मैट्रिक बोर्ड वाला स्कूल है। देन वी से अबाउट कि जी ये कैम्ब्रिज स्कूल है, ब्रिटिश काउंसिल से रजिस्टर्ड होगा। देन वी हैव आ खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड जिसको AKUEB कहा जाता है। उसके बाद एक नया बोर्ड हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम है ज़ियाउद्दीन बोर्ड, उसको भी अब थोड़ा सा जी बिल्कुल ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड जिसके नाम से एक नया बोर्ड आ चुका है। उसके बाद दरस निज़ामी है जो आपके मदरसों में चलता है, और फिर है एक इंटरनेशनल बैकलरेट सिस्टम जिसको आप IB कहते हैं। आपने पूछा आ खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड, ऑल्दो हम लोग खुद एक कैम्ब्रिज स्कूल रन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हम सोचते हैं कि आ खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड इट वाज फाउंडेड बैक इन 2003, यानी अब वो काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुका है और बेहतरीन बोर्ड है इस लिहाज से कि जब हम कंपेयर करते हैं कि कैम्ब्रिज स्कूल के अंदर कैसे लर्निंग आउटकम्स डिफ़ाइन किए जाते हैं, SLOs डिफ़ाइन किए जाते हैं, और आप कंपेयर करें उसको आ खान बोर्ड से, तो आप ये देखेंगी कि कैम्ब्रिज स्कूल वर्सेस AQEB इज़ डूइंग फार बेटर। और यही वजह है कि आपके जो स्कूल्स ख़ास तौर पे मैट्रिक स्ट्रीम में रन कर रहे थे उनकी एक बहुत बड़ी तादाद AQU स्कूल्स के ऊपर आती जा रही है, क्योंकि बहुत जो AQU जो करिकुलम है ये बहुत कम महदूद स्कूल्स में ऐसा ही है। बिल्कुल, अभी भी फॉर एग्जांपल आप कहें कि जी गुलशन में कितने स्कूल्स हैं जो आ खान बोर्ड फॉलो कर रहे हैं, नॉर्थ नाज़िमाबाद में कितने डिफेंस में, तो आपको उनकी तादाद कम मिलेगी। अच्छा, अब लोग इसकी तरफ क्यों आए? वजह ये है कि कैम्ब्रिज में जितनी आप जब आप अपेयर होते हैं, जो आपके अपेयरिंग ग्रेड्स आते हैं ग्रेड 9, 10, 11 ओ लेवल्स, तो उसमें जितनी फ़ी आपकी एक सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन फ़ी है, मेरा ख्याल है कि आ खान बोर्ड में टोटल फ़ी भी उससे कम होगी जो तमाम सब्जेक्ट। अच्छा, यानी कि वो सस्ता है, वो सस्ता है, अफोर्डेबल है। अच्छा, उसके बाद ये कि आ खान बोर्ड ने मैं उनकी एडवोकेसी इसलिए भी करता हूँ कि पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री और हमारे यहाँ लोगों के लिए बहरहाल अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, कैम्ब्रिज के अंदर हम एक बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज आप बाहर मुल्क में UK में भेज देते हैं पाउंड्स की सूरत के अंदर, जो बच्चे अपनी एग्जामिनेशन फ़ी जमा कराते हैं। आ खान बोर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि जो आपका इस वक्त नेशनल करिकुलम है जिसको आपकी फेडरल गवर्नमेंट रन कर रही है, और उसमें फिर यकीनन उसके जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स हैं वो आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे भी आते हैं, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सिंध गवर्नमेंट है। इस वक्त सब लोग अपने अपने लेवल के ऊपर इंस्पायर हुए हैं आ खान बोर्ड से, और जो आ खान बोर्ड में CRQs हैं, MCQs हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, उन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं तमाम आपके लोकल बोर्ड्स। यानी वो आपके और हमारे ज़माने में जो 2 किलोमीटर का हमें ऐसे लिखना होता था, जी बिल्कुल, कॉपियां भरनी है, जी बिल्कुल, तो उस चीज़ से हमारा जो अब लोकल बोर्ड्स हैं, सिंध बोर्ड है या पाकिस्तान के बोर्ड्स की बात करें, वो आ खान बोर्ड से मुतासर होकर उससे बाहर आ रहे हैं, MCQs की तरफ जा रहे हैं, और जैसे आपने कहा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की तरफ जा रहे हैं। तो एज अ पेरेंट जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप भी जाएं, उनकी वेबसाइट को सर्च करें और देखें कि हाउ कैन दे बेनिफिट फ्रॉम आ खान, जो आपका बोर्ड है उससे हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो अच्छा, IB जो सिस्टम है उसके स्कूल्स आपको पहले से सेलेक्ट करने पड़ते हैं, यानी 8वीं जमात में आप जाकर ये नहीं सोच सकते कि अब मैं इस सिस्टम की तरफ
तब्दील मतलब करूँ IB सिस्टम? IB नो नॉट रियली। IB सिस्टम आप 8 के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन कराची में 1 या 2 या 3 स्कूल्स हैं मैक्सिमम हाँ। जो बहुत जूनियर ग्रेड से आपको IB सिस्टम पे लेकर आ रहे हैं। हाँ। एंड बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जो ग्रेड 1 से 8 तक IB लेकर आते हैं और फिर 9, 10, 11 वो आपको O लेवल्स करवाते हैं। हाँ। तो एक कॉम्बिनेशन ही चल रही है यहाँ पर। हाँ। तो किसी स्कूल का सेटअप ये क्राइटेरिया नहीं है कि आप 8 के बाद IB नहीं कर सकते। इट्स नॉट लाइक दैट, यू कैन। हाँ जी। ऐसा है। और इसको हम थोड़ा सा और अगर इजी कर लें कि ग्रेड अर्ली ईयर्स से लेके ग्रेड 8 तक आपका बच्चा टू अ लार्ज एक्सटेंट उसके पास ये फ्रीडम होता है कि वो आगे कौन सा बोर्ड अपने लिए अडॉप्ट करेगा। लेकिन एज यू स्टेटेड अर्लियर कि एज अ पेरेंट हमें इस चीज़ से वेल अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक तो हमारी फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी क्या है। अच्छा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग पता नहीं सोशल स्टिग्मास की वजह से या क्या वजह है कि इसके ऊपर हम लोग बात नहीं करते। अगर मैं एक स्कूल की 50,000 रुपये माहाना फीस नहीं दे सकता तो मैं मेरी मिसेज मैं घर में डिसाइड कर लूँ कि भाई देखो हमारी अफोर्डेबिलिटी है 15,000 रुपीज़। तो उसमें रहते हुए जो स्ट्रीम्स हमको ऑफर हो रहे हैं, अब आप आगा खान बोर्ड की बात करें, कैम्ब्रिज की बात करें कि वो हमें डिसाइड कर लेना है। अच्छा अब खाली अच्छा मुझे इससे पहले कि हम आगे बढ़ें ये बताएं सवाल, कौन कौन सा बोर्ड हम प्राइवेटली दे सकते हैं कि हम स्कूल की फीस भाई नहीं अफोर्ड कर सकते, हम प्राइवेटली रजिस्टर करा लें? मेरे क्या ख्याल हम से सारे ही बोर्ड भी ऑफर बिल्कुल, कर रहे हैं। प्राइवेटली कर कैम्ब्रिज भी सकते रहा है, हैं? मेट्रो बिल्कुल। भी कर क्या रहा है। IB सिस्टम हम प्राइवेट IB का आई नीड टू स्टडी के उसमें हाँ। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है, और लेकिन प्राइमरी आगा खान बोर्ड प्राइवेट हो खान सकता है? बोर्ड मेरे ख्याल है प्राइवेट को अभी तक नहीं कर रहा। आई नीड टू स्टडी। जस्ट टू ऐड दैट अ लॉट ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स जैसे फॉर एग्जांपल आगा खान में भी आपको प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए जाना वो उसके होता है। बगैर नहीं हो So you सकता। need to अगर आपके पास आर्ट का सब्जेक्ट है तो देन यू कैन, बट फॉर साइंसेस यू हैव टू रजिस्टर इन अ प्रैक्टिकल यू नो Okay. कॉलेज और समथिंग। ये किस फॉर आगा खान बोर्ड For Aga Khan board. किसी भी बोर्ड की आप या बात किसी करें। भी जनरली साइंसेस के लिए, इवन फॉर IB बोर्ड के लिए आपके पास एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस होते हैं, तो यू नीड टू हैव एन एग्जामिनर जो कि आपकी यू नो एग्जाम पेपर को जज करेगा। तो वो आपके स्कूल का आपको एक इंटरनल टीचर चाहिए होती है जो कि आपको ग्रुप वर्क तो कराता यानी है। कि फिर नहीं है इसका मतलब तो प्राइवेटली IB के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता, बट कैम्ब्रिज O लेवल्स IGCSE के लिए बिल्कुल, और बहुत से बच्चे हैं जो प्राइवेट ऑप्ट करने लगे हैं अब और वो प्रेफर करते हैं कि वो प्राइवेटली करें, तो इट्स वेरी मच डूएबल प्राइवेटली। हाँ जी अच्छा कुछ पेरेंट्स दोनों चीजें करा रहे हैं, कैम्ब्रिज भी और सिंध बोर्ड भी। क्या हो गया उन पेरेंट्स को, क्यों बेचारे इतने बच्चों पे प्रेशर है कि जिसमें भी ग्रेड ज़्यादा अच्छा आएगा वो उसको इस्तेमाल कर लेंगे आगे डिग्री के लिए। ऑल्दो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच, बिकॉज वो बच्चा इतना अंडर प्रेशर होगा कि वो ना मैट्रिक प्रॉपरली दे सकेगा और O लेवल्स में भी नहीं दे सकेगा प्रॉपर। सो पेरेंट्स नीड टू डिसाइड कि आप एक बोर्ड कराएं और उसी में कंसंट्रेशन करें। आप या तो O लेवल कराएं, उसको अगर बच्चा प्राइवेटली भी कर रहा है तो आप उसको ट्यूटरिंग करें। बट देन अगेन जैसे मुझे बहुत सारी पेरेंट्स की यही आती है क्वेश्चंस कि हम एक टीचर ढूंढ रहे हैं और वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दें O लेवल के। ये वन साइज फिट्स ऑल मेथड नहीं होता, हर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है। 40 सब्जेक्ट्स होते हैं O लेवल्स के अंदर, हर टीचर की एक अलग स्पेशलाइजेशन होती है। यू कांट हैव वन टीचर टीचिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, फिर लाजमी उस बच्चे का रिजल्ट ख़राब होगा। सो यू हैव टू हैव अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। ट्यूशन नो डाउट एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन अब बहुत से तरीके हैं, जैसे अब ऑनलाइन इतना मटेरियल होता है, इतनी अकेडमीज़ हैं जो अपनी अच्छी टीचर्स अपने रिकॉर्डिंग लेसन्स को ऑनलाइन डालती हैं। यू हैव टू पे देम अ मंथली सब्सक्रिप्शन 2,000-3,000 और वो पूरे लेक्चर्स आप एक्सेस कर सकते हैं O लेवल्स के ऑनलाइन। तो अगर थोड़ा सा पेरेंट्स एजुकेटेड होना तो ये बहुत स्मूथ होता है, क्योंकि अब जैसे आई हैव 4 किड्स और उनकी O लेवल A लेवल O लेवल A लेवल पिछले 4 साल 8 साल हमारे इसी तरह गुजरे हैं कि किसी का 10 की पेमेंट करनी है तो किसी की 11 की पेमेंट करनी है, फिर वो यूनिवर्सिटी है तो उसकी यूनिवर्सिटी की, फिर पीछे वाली की 10th की पेमेंट करनी है। तो यू हैव टू मैनेज योर फाइनेंसेस एज वेल एज कि बच्चों पे फाइनेंशियली बात आप करें तो आजकल ये भी है कि आप बच्चों के सामने फाइनेंस की बात नहीं कर सकते, वो स्ट्रेस में आ जाएंगे। सो यू हैव टू मैनेज इट। तो ये पेरेंट का काम होता है कि वो खुद एजुकेटेड हो। लाइक अगेन बहुत से पेरेंट्स हैं जिन्होंने O लेवल्स नहीं किया हुआ होता, उनको उनको भी अंदाजा ही पता ही नहीं नहीं होता ना कि वो बेचारे यहाँ से जहाँ से डायरेक्शन मिल जाए उस तरफ चले जाएंगे। हाँ। तो थोड़ा सा पेरेंट्स अपने आप को एजुकेट करें। एजुकेट इस तरह कर सकते हैं जैसे कि आपने कहा बहुत सारी वीडियोस हैं बिल्कुल। यूट्यूब पे, आप हर किसी के पास मोबाइल है, मोबाइल पे जो उल्टी पुल्टी चीजें देखते हैं, जब आप एज पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको नहीं पता, ये बहुत एक आम सेंटेंस है, मुझे पता ही नहीं मैं क्या करूं, तो आप रिसर्च करें। रिसर्च करने के लिए आपके पास इतने सारे
मीडियम्स हैं, प्लेटफॉर्म्स अब हैं तो जहाँ आप आर्टिफिशियल कर सकते इंटेलिजेंस हैं। आ गई है, एआई आ गया है, वहाँ लिखे हो तो आपको हर एस्पेक्ट बिल्कुल, बता देगा। Exactly. Everything. तो अब तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत सहूलियात हैं कि वो भी अगर चाहें तो सर्च कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों पे अकेले आप नहीं छोड़ सकते। They're too small to judge हाँ। के what they want to तो do बड़े ahead. कंफ्यूज होते हैं वो। बिल्कुल। अभी उनको सब्जेक्ट्स ही चुनने में मुश्किल हो रही होती है, मैं ये करूं या मैं क्या बनूं या मैं वो। हमारे दिन तो यहाँ change पेरेंट्स जाता है। आते हैं, मैं अक्सर उनको ऑन अ लाइटर नोट ये बात कहता हूँ पीटीएम में कि जी वो बच्चा, मैंने कहा भी टीम्स है, गूगल पे जो बच्चे क्लास वर्क होमवर्क कर रहे हैं अपने, हमारे स्कूल की अपनी हाँ। एप्लीकेशन है, मैंने कहा एक्चुअली योर चाइल्ड इज़ नाउ डिजिटल एंड यू आर स्टिल एनालॉग। आप अपने आप को चेंज करें, सीखें बजाय। अच्छा, अब इसमें पता है इसका एक काउंटर पर्सपेक्टिव ये है कि अगर पेरेंट जो है वो टेक सेवी नहीं होगा या वो कह के अपनी जान छुड़ाएगा कि जी मुझे टेक्नोलॉजी का नहीं पता बेटा, इसको देख लो, तो देखिए बच्चा एडोलेसेंस की एज में है, वो उस टेक्नोलॉजी का मिसयूज करेगा, आपको मिसगाइड करेगा। और अभी आपने फरमाया कि बहुत सारे बच्चे आजकल एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अपेयर हो रहे हैं। ओ लेवल्स की आप खास तौर पे बात करें कि स्कूल से आपने ग्रेड 9 में क्विट किया और पेरेंट्स को आपने फोर्स किया कि अब मैं एज अ ट्यूशन एकेडमी में जाके वहाँ पढ़ूंगा। देखिए इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में अगेन हम एक डेवलपिंग नेशन है, हम वो इकोसिस्टम अपने बच्चे को नहीं प्रोवाइड कर पा रहे कि बच्चा घर पे रहे, दोपहर 12 बजे सो के उठे, शाम में कोचिंग सेंटर जाए। एक तो उससे उसकी पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक इफेक्ट होती है जो बच्चे की अपनी है, प्लस ये कि बच्चा चूंकि एडोलेसेंस की एज में है तो बुराई जल्दी सीखता है। बिल्कुल। स्कूल्स आपके बच्चे को एक लाइफ स्टाइल, एक डिसिप्लिन सिखा रहे होते हैं। जो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें, अगर कोई फाइनेंशियल रीजन है और आप अपने बच्चे को प्राइवेटली लेके जा रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन इस ट्रेंड को उसके कहने पर ना करें, उसके कहने पे आप ये ना कि करें। ये मेरी तो कोई दोस्त ही नहीं आती स्कूल कॉलेज। That's very true. That's मेरे जैसे तो आपने- कोई है ही नहीं, मैं क्या करूं जाके। शुरू में आपने कहा कि एक टाइमलाइन होती है जो हर एक को, बेशक आप पैदा होती है इस बच्चे का रजिस्टर ना कराएं, whatever reason is, whatever school of thought one belongs to, लेकिन एक टाइमलाइन होती है जिस पे बच्चे अपने टारगेट्स मीट कर ले तो वो उनके लिए बेहतर होता है, उनके लिए बहुत बेहतर होता है ये चीज़। और एक और चीज़ जो मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ और जो कि पेरेंट्स को पता भी होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट देखकर आप उसको उसकी सब्जेक्ट सिलेक्शन में हेल्प करें। अपनी वजह से कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकी तो मैं बच्चे को डॉक्टर बना दूं या मैं Exactly, लॉयर नहीं बन सकी, ये Exactly. प्रेशर बच्चे पे ना डालें। उसको आपको एज अ पेरेंट सबसे बेहतरीन पता होता है कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है। अच्छा, और वो उसका कहाँ जाना लेवल भी चाहता क्या है और ना? उसका क्या लेवल है, कि वो exactly. कोई बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, Exactly, हाँ। कोई कुछ आर्ट्स बच्चे में अच्छे होते हैं। एकेडमिकली बहुत अच्छे होते हैं। ये माँ से बेहतर कोई और माँ और बाप से बेहतर कोई नहीं जानता। इवन इन एकेडमिक्स अगर मैं आपको बताऊं, मैं बहुत छोटे बच्चों के साथ जैसे डील करती हूँ, जो बच्चा रीडिंग में अच्छा है ज़रूरी नहीं है वो राइटिंग में भी अच्छा है। एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली। जो राइटिंग में अच्छा है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि वो रीडिंग भी बहुत अच्छी करेगा या बहुत सारी चीज़ें। तो प्लीज़ आप बच्चे को देखते हुए, अपने बच्चे की कैपेबिलिटी को देखते हुए, उसकी कैपेसिटी को समझते हुए आप उसके साथ सब्जेक्ट सिलेक्शन में उसकी हेल्प करें। मतलब बी अ हेल्प, आप उसकी हेल्प करें, आप उसको परेशान ना करें कि वो आपके प्रेशर में आके डॉक्टर बन जाए या वो आपके प्रेशर में आके कोई और ऐसी चीज़ सिलेक्ट कर ले जो कि जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट ना हो और वो ना कर सके excel। छोटे से ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम बेसिकली और जो दूसरे प्रोफेशनल आप इंस्टीट्यूट में दाखला लेने के लिए कि अपने करियर के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ हम बोर्ड्स वगैरह की बात कर चुके हैं, कोई और इम्पॉर्टेंट चीज़ तो नहीं रह गई? एक चीज़ मुझे बात करनी थी जो माविश ने पॉइंट किया सब्जेक्ट सिलेक्शन का। हमारे पास एक सबसे बड़ा मसला जो होता है, जैसे जो मैंने अपने बेटे के लिए फेस किया था, वो ये था कि उसके पास सारे साइंस सब्जेक्ट्स थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, लेकिन जब उसकी इक्विवेलेंस बनाई तो उसमें आर्ट्स लिखा हुआ था। तो आर्ट की वजह से ही वाज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई टू मेनी यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, बिकॉज उसकी ईसी में आर्ट लिखा हुआ था ओ लेवल्स के बाद, क्योंकि उसने बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस नहीं दिया था। उसका आईबीएम में एडमिशन हुआ और उसको वापस ओ लेवल का कंप्यूटर साइंस का पेपर देना पड़ा है ताकि उसकी ईसी को आर्ट से चेंज करके आप साइंस में ला सकें। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स दैट जब तक ये खास तौर से जो प्राइवेट बच्चे होते हैं उनको उन चीज़ों का आइडिया नहीं होता। यू नीड टू हैव गुड स्कूल काउंसलर्स जो कि आपको उस चीज़ पे बताएं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कहते हैं ना, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं मुश्किलात थोड़ी सी कम होती जाती हैं। गलत कहते हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं मुश्किलात बढ़ती जाती हैं। अभी हमने अर्ली एजुकेशन, कैम्ब्रिज सिस्टम और अलग अलग जो सिस्टम्स हैं उनके ऊपर बात की, लेकिन भाई अब आ जाएं आप जो प्रोफेशनल एजुकेशन लेनी है बच्चों ने। और एक ज़माना होता तो कहते थे भाई डॉक्टर या इंजीनियर, यही होता था। अब बहुत सारे और प्रोफेशंस जो हैं वो मार्केट में इन हो गए हैं कि ये कर लें तो एआई में चले जाएं तो वो कर लें। लेकिन एक ज़माना ये था भाई
कि हाँ डॉक्टर इंजीनियर बन जाएं तो बस बेस्ट हो गया। बहरहाल इस प्रोफेशनल एजुकेशन के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अदनान कमर साहब, जो कि MCAT एंड ECAT ट्रेनर हैं और इसी के ऊपर बात करेंगे। फिर हमारे साथ हैं हुनैन तनवीर अलावाला, जो कि BCAT ट्रेनर हैं और वो इस टॉपिक पे बात करेंगे। और फिर हमारे पास मौजूद हैं सिकंदर अली खान साहब, जो कि कोऑपरेट ट्रेनर हैं और HR प्रोफेशनल भी हैं। वो जॉब इंटरव्यूज़ पे बात करेंगे। आप सबको इज्तमाई सलाम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, तो बात हम शुरू करते हैं सबसे पहले MCAT और ECAT से। MCAT यानी अगर आपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो अब वो सिस्टम नहीं रहा जो मेरे ज़माने में था कि आपका जो भी ग्रेड्स आए मैट्रिक में या सॉरी इंटर में जो भी ग्रेड्स आए उसकी बेस पर आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता था। अच्छा जी, 90+ आ गया, A+ आ गया तो भाई मेरिट पर आपका इंजीनियरिंग में सर्टन डिपार्टमेंट में या मेडिकल में आपका हो गया एडमिशन। अब आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है जिसे MCAT कहते हैं मेडिकल के लिए और इंजीनियरिंग के लिए ECAT। ऐसा ही है? Yes. तो मुझे बताइए ज़रा इसका क्या क्राइटेरिया होता है कि कितने मार्क्स आपको अपनी डिग्री जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसमें लाने हैं, कितने मार्क्स इस एप्टीट्यूड टेस्ट से कंबाइन होंगे, क्या सिस्टम है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच MCAT और ECAT पर बात करने के लिए आपने मुझे मौका दिया। ये एक सेंसिटिव पॉइंट होता है जब आप मैट्रिक, इंटर या O लेवल्स, A लेवल्स करने के बाद आप अपने करियर को शेप देने जाते हैं जी। तो एट दैट मोमेंट आपको एक नए टेस्ट का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। और अगर किसी पेरेंट के जहन में या स्टूडेंट के जहन में, दोनों के जहन में ये इसकी अवेयरनेस नहीं है और इनका नहीं मालूम, तो वो लोग अपने ड्रीम को शेप नहीं दे पाते और वो वहाँ स्कैटर्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं MBBS और BDS करने के लिए हमने बच्चे को A लेवल्स कराया था अच्छे ग्रेड्स के साथ, अब ये क्या चीज़ है कि इसमें हमें MDCAT भी पास करना होगा और नहीं किया तो हम MBBS नहीं कर सकते। डॉक्टर बनने का ख्वाब ऐसा है कि हर किसी के ना 6, 7, 8 ग्रेड से ही ये ख्वाहिशात हो जाती हैं। और स्कूल में अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो पेरेंट्स कहते हैं कि बस अब तो हमारा बेटा डॉक्टर आसानी से बन जाएगा इंशाल्लाह। इंजीनियरिंग में भी ऐसे ही है। लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट ने इन तमाम चीज़ों को मज़ीद कॉम्पिटिटिव कर दिया, मज़ीद चैलेंजिंग कर दिया। इसमें अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो PEC पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो इंजीनियरिंग को का क्राइटेरिया तय करता है और पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल जो है PMDC वो मेडिकल का क्राइटेरिया तय करता है। क्राइटेरिया ये है कि आपने इंटर किया हो या आपने A लेवल्स किया हो, आपने 60% अगर सिक्योर किया है तो आप इंजीनियरिंग के लिए अहल हैं, एलिजिबिलिटी आपकी। अच्छा, आप यानी आपका 60% से अगर कम हुआ तो आप एलिजिबल नहीं, आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। सही है। और अगर 60% आपका आ गया है तो आप एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बैठ सकते हैं। ये इंजीनियरिंग की बात करें, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल आपने किया है तो उसमें 65% आपके पास। अच्छा, उसमें 65% आ गया। अब आपने एप्लीकेशन दी, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए एक एडमिट कार्ड मिला, आपको टेस्ट सेंटर जाना है, टेस्ट देना है। उस टेस्ट के लिए फिर आपको प्रिपेयर होना है। वही तमाम सब्जेक्ट। वो टेस्ट एक दिन का होता है? एक दिन का होता है। और कुछ घंटे होते हैं? हाँ, मेडिकल में एक दिन का होता है और इंजीनियरिंग में हर यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट खुद देती है। ओके। मेडिकल को हमने इसको एक कंबाइन कर दिया है कि पूरे सिंध में एक टेस्ट होगा। और वो कोई महीना है, कौन से महीने में होता है? मोस्ट प्रोबेबली सितंबर अक्टूबर में होता है अगर कोई। और साल में एक ही दफा होता है। अच्छा। और ये MCAT हर स्टूडेंट को पास करना जरूरी है अगर उसे पाकिस्तान से MBBS BDS करना है। पास करना तो लाजमी है। अच्छा। हाँ, पास करने के बाद जहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात आती है तो फिर वो 65% वाला ज़रूरी नहीं कि वो MBBS की सीट सिक्योर कर ले जब तक वो एग्रीगेट अच्छा ना बनाए। एग्रीगेट फार्मूला होता है जो हमारे इंटर या A लेवल्स किया, ये 50% काउंट होगा जितने भी आपने ग्रेड्स लिए या आपने परसेंटेज। फॉर एग्जांपल अगर हम मिसाल के तौर पर इंटर में आपकी 70% इसका 50% ले लें, 35% आपने वो ली, ये सिक्योर्ड हो गया आपके पास, ये मौजूद है। अब आपने 180 मार्क्स का टेस्ट देना है। 180 मार्क्स का टेस्ट था, उसमें से 50% आपका इसमें काउंट होगा। फॉर एग्जांपल 180 में से आपने फिर 90% टेस्ट कर दिया, तो 45 वहां से आ गए। तो 35 इधर से और 45 उधर से मिला के ये रिजल्ट आपका आएगा। और आप आ जाएंगे उस। अब आप मेरिट पोजीशन पाएंगे। अच्छा। इस स्कोर के मुताबिक आपकी मेरिट पोजीशन होगी। अगर आप कराची की बात करें सिर्फ, तो कराची में जो MBBS को सीट्स मिलती है वो 740 सीट्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की है।
अच्छा, चैलेंजिंग भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में है क्योंकि सीट्स की लिमिटेशंस है। बाकी Okay. प्राइवेट मेडिकल अच्छा, अगर हम बात करें गवर्नमेंट में डीएमसी आ गया, डॉ मेडिकल कॉलेज, एसएमसी आ गया, सिंध मेडिकल कॉलेज, JSMU, जिना सिंध मेडिकल कॉलेज, जिना सिंध मेडिकल कॉलेज, और कौन कौन से कॉलेजेस आ फिर गए? हमारे पास KMU है, पहले KMDC था, अब वो KMU हो गया, वो भी ठीक यूनिवर्सिटी की तरह आपको डिग्री देता है। और फिर लियारी मेडिकल कॉलेज अच्छा, तो ये 4 गवर्नमेंट के हैं। गवर्नमेंट का, अगर कराची का डोमिसाइल अगर कराची का डोमिसाइल आपके पास आपके है, ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड क्यों होते हैं इन चारों मेडिकल स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाने के लिए? इसमें 2 पैसों का फैक्टर। फर्क है? एक तो फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी, कितना डिफरेंस है? अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो ऑन एवरेज हाँ। तमाम कॉलेज की अगर मैं एवरेज बात कर लूँ तो 350 लाख में आप इजीली 5 साल अपने गुजार कर पूरे 5 साल, 5 साल की फीस तकरीबन 3.5 लाख में लाख आप रुपए। करके तमाम चार्जेस वगैरह लगा के इसमें आप MBBS डिग्री बआसानी ले लेते हैं। और अगर प्राइवेट कंपेयर करें ज़रा, प्राइवेट फॉर एग्जांपल अगर हम आ खान यूनिवर्सिटी से कंपेयर करते हैं या किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी मेडिकल की, उससे कंपेयर करते हैं तो कितना तो डिफरेंस है? 3.5 लाख को 3.5 करोड़ में चेंज किया ओह माय गॉड! और 5 एवरेज साल में और बढ़ भी सकते हैं? बिल्कुल वो होता है उनका, वो एग्रीमेंट साइन करते हैं कि हर साल फीस में कितना इंक्रीमेंट होगा, वो उनके प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। हाँ। आपने उसको अग्री करना होता है, फिर आपको एडमिशन लेना होता है। यानी 3.5 करोड़ और 3.5 लाख, दिस इज द डिफरेंस। यस, अगर आप एवरेज मेडिकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं ना, जो बहुत ज्यादा रैंकिंग में नहीं है, अच्छा। जैसे जियाउद्दीन है, लियाकत नेशनल है, हाँ। और बकई है, और हाँ। अल तिबरी है, यूनाइटेड मेडिकल है, इन तमाम में जो फीस है, एवरेज फीस वो 1 करोड़ 70 लाख से 2 करोड़ तक है। ओके, अगेन ये भी मुश्किल है हाँ, कि अगर हमारा हर बच्चा MBBS प्राइवेट से करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल हर किसी के लिए नहीं है possible। दूसरी जगह जो चैलेंज है वो अच्छा, है मेरिट का। एक इम्पॉर्टेंट सवाल, ये जो एमकैट आपने एडमिशन ये आपने दिया, आपकी परसेंटेज बनी है, ये हर कॉलेज के को मतलब एक ही दफ़ा एमकैट दिया आपने, ये आप हर कॉलेज में जाके एडमिशन वो करवा सकते हैं? इसका प्रोसेस बता दूं, MCAT आप देते हैं, हाँ। MCAT के बाद आपके जो रीजन है, जैसे सिंध रीजन है, हाँ। सिंध में एक यूनिवर्सिटी होगी जो इसको ऑर्गेनाइज करती है, टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करती है, फिर ठीक है। इनके मेरिट क्राइटेरिया को ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, और वो यूनिवर्सिटी तमाम प्राइवेट और गवर्नमेंट को वो लिस्ट शेयर करती है सही है। कि सबसे पहले एडमिशन DUHS लेंगे, फिर JSMU, फिर KMDC, फिर लियारी मेडिकल, गवर्नमेंट क्लोज, देन प्राइवेट। ये प्रोसेस है। अच्छा, जब आपको पता चल गया आप गवर्नमेंट में नहीं है, नहीं। फिर आप जाके अप्लाई करना शुरू करेंगे प्राइवेट? यस, कि और फिर अगर वहाँ आप कहाँ वैसे भी ऑप्शन रखना चाहते हैं कि भाई मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जाना, मैंने तो आखान जाना है, हाँ। तो फिर आप जा सकते हैं, आप Straight away। यस आप जा सकते हैं। अच्छा, MCAT की जो ज़रूरत है वो तमाम कॉलेजेस में है, लेकिन आगा खान का क्राइटेरिया में आगा खान का अपना एप्टीट्यूड टेस्ट और उनका इंटरव्यू शामिल होता है, ओह, वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये तो होगी, चले मेडिकल की बारी, अब आ जाए इंजीनियरिंग पर। ठीक है, ECAT, इसका क्या होता है, टेस्ट कब होता है? इसका टेस्ट एक नहीं होता, अच्छा, हर यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट खुद देती है, Okay। अपना क्राइटेरिया खुद डिफाइन करती है। हाँ। उस क्राइटेरिया पर अगेन बच्चे की एलिजिबिलिटी होती है, जो Okay। कि पूरे पाकिस्तान के लिए सेम है कि 60% आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अच्छा, आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज का नाम लेते हैं? Yes। एक तो हो गया NED, NED, ठीक है। NUST, FAST, नस्ट, GIK, नस्ट जो है वो हो गई? इस्लामाबाद में भी है, इस्लामाबाद में कराची में भी कराची में है, भी है। रिसालपुर में भी है, अच्छा। कोयटा में भी है, 6 कैंपस हैं टोटल इनके। ठीक है, ठीक है, तो इंजीनियरिंग में हर दोबारा से आते हैं, NED, नस्ट, NUST, GIK, GIK, FAST, फास्ट, लम्स भी कराती है इंजीनियरिंग के कुछ प्रोग्राम। अच्छा, अच्छा, यहाँ जो प्रोग्राम का डिफरेंस है ना, वो भी यहाँ मैं डिस्कस कर दूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज है, पेरेंट्स भी कंफ्यूज हैं और बच्चे भी। Okay। एक इंजीनियरिंग है और एक नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, दोनों को हम BS कहते हैं, अच्छा, दोनों को BS BS जो है वो कंप्यूटर साइंस को भी नहीं, वो तो जितनी भी 4 इयर्स प्रोग्राम है हमारे, हाँ, वो हाँ। BS कहलाते हैं। अच्छा, अच्छा, अब इस BS में वो प्रोग्राम जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रिकग्नाइज्ड है, अच्छा, वो इंजीनियरिंग, ठीक है, वरना लोग ये कंफ्यूज होते हैं BE और BS। BE और BS हाँ, में, तो अच्छा। BE सिर्फ NED की डिग्री के लिए हम यूज करते हैं, बाकी अच्छा। NUST, GIK, FAST ये सब BS की डिग्री देते हैं, ओके, बट रिकग्नाइज वो PEC से है, तो इसलिए वो भी इंजीनियरिंग की डिग्री है। ओके, तो BE और BS में कंफ्यूज ना हो पेरेंट्स, ठीक है, ठीक है। कंफ्यूजन ही ना बहुत ज्यादा मुश्किलात क्रिएट करती अच्छा, है। अब इसमें भी यही 50% का होता है, या आप कह रहे हैं कि हर यूनिवर्सिटी अलग लेती है? अलग क्राइटेरिया, और इसमें तो जैसे NUST में एडमिशन लेना ना, अब पेरेंट्स ने ये कहा कि अच्छे स्कूल में मैट्रिक करा दिया, इंटर करा दिया, अच्छी परसेंटेज आ गई, तो अब हमारा बच्चा पाकिस्तान में किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। वहाँ जाके जब उसको पता चलता है कि आपने जो किया है वो तो सिर्फ 25% है, 75% NUST खुद टेस्ट लेगा। ओह, अच्छा, अब ये तो बच्चा बिल्कुल ना
मेरे पास तो आप लोग जो तैयारी करवाते हैं, जो उनको तैयारी करनी होती है, बेसिकली अगर उनका फोकस है कि मुझे नस्ट की तैयारी नस्ट की करनी तैयारी है, करनी है। तो फिर वो उसी तरह की मतलब लाइक टीचर्स के पास जाते हैं जिन्होंने जो स्पेशलिस्ट है नस्ट की तैयारी नस्ट के की। लिए, और फिर एनईडी की तैयारी के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट से एनईडी। ओके, फिर उनकी अभी तैयारियां अलग अलग आपके आज के सेशन में फेडरल बोर्ड और आगा खान बोर्ड और ए लेवल्स को डिस्कस किया गया। बहुत अच्छा किया इन्होंने, क्योंकि सिलेबस का डिफरेंस है और वो डिफरेंस यहाँ आके ख़त्म करना होता है। जब आप टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में कोई भी कुछ भी कहीं से भी आएगा। ओके, तो आपने फेडरल बोर्ड भी देखना है, सिंध बोर्ड भी देखना है और ए लेवल्स की बुक्स भी देखनी है। तो टीचर ऐसा एक्सपर्ट हो कि वो ये तमाम चीज़ें आपको कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करा दे, ओके, तो फिर आपका अच्छा स्कोर आ जाता है और आप फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के अहल होते हैं। 75% मैंने आपको नस्ट का बताया। नहीं, जैसे अगर फर्ज करें बच्चे ने नस्ट की तैयारी की, उसका नस्ट में नहीं हुआ, फिर क्या उसके पास ऑप्शन है कि वो एनईडी में जाए, यस बिल्कुल, या टाइम खत्म हो नहीं जाता नहीं है? बिल्कुल ऑप्शन है, वो सब जगह टेस्ट दे सकता है। बस उसने टाइमली डिसीजन लेना है। जब उसका फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर जैसे ही कंप्लीट होता है, उसने अपनी यूनिवर्सिटी की तैयारी की भी फिक्र करनी है सेकंड ईयर के साथ, पैरेलल होगा ये दोनों। इसी तरह एएस कंप्लीट हुआ तो A2 के साथ ए लेवल्स में ही आपको पैरेलल तैयारी करनी है। दिसंबर में आपका टेस्ट होता है नस्ट का, आपने उसमें अपियर होना है। नस्ट आपको 4 ऑप्शन देता है साल में, कि 4 ऑप्शन में अपना बेस्ट स्कोर कर लें, किसी कोई भी बेस्ट स्कोर हो गया तो इंशाल्लाह आपका एडमिशन यहाँ कंफर्म हो जाएगा। इसी तरह मतलब टाइमलाइन बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज्यादा पता रखना किस वक्त क्या होना है, क्या होना है, कब अप्लाई करना है। वो तो खैर बच्चा जिस भी फील्ड में होता है उसको पता ही चल जाता है अपने क्लास फेलोज और पीयर्स से कि क्या करना है। आजकल हमारे स्कूल में करियर काउंसलर हैं, अच्छा। लेकिन उनके पास भी जब मेरी तरफ से बात जाती है तो वो थोड़े से नाराज भी होते हैं कि सर आप एकेडमिक को इतना कम क्यों वेटेज देते हैं। मैंने कहा मैंने वेटेज नहीं दिया, ये तो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है। अब जीआईके का क्राइटेरिया ये है कि 15% वो इंटर या ई लेवल्स काउंट करेगा और 85% जो है वो अपना टेस्ट लेगा। अल्लाह, तो वो जो बच्चे ने अभी तक किया है 12 साल 15 साल लग कर, वो रह गया 15% और यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो गया 85%। तो इसके लिए अगर इसका मतलब बड़ा दिमाग लगा के पढ़ना पड़ेगा। रट्टाफिकेशन यहाँ जीरो हो गई। हाँ, वो रट्टाफिकेशन नहीं उसकी चलेगी। वजह क्या है, क्योंकि तमाम टेस्ट का जो पैटर्न है वो एमसीक्यू बेस्ड है। ओके, आपने कुछ लिखना तो है ही नहीं, आपने तो ABCD मार्क करना वैसे है। एक तरह से अच्छा भी है ये। वो रट्टाफिकेशन वाली से हम तो पागल हो जाते थे, रट्टे मार मार के भाई। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अब जो बोर्ड्स मैं कह रही थी कि अलग अलग हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग, इन सब के लिए बोर्ड्स कौन से आपको लगता है सबसे बेस्ट हैं? जैसे फॉर अगर मेडिकल करना है तो आप मैट्रिक सिस्टम करें, ये आप क्या क्या कहेंगे आप? अगर आप मेडिकल कर रहे हैं तो आप कोई भी बोर्ड से पढ़ें, बहुत अच्छा पढ़ें, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। बोर्ड्स की स्पेसिफिकेशन आपके एडमिशन में आपको खलल पैदा नहीं करेगी, मुश्किलात नहीं करेगी। यानी अगर ओ लेवल्स वाले हैं तो उनकी परसेंटेज जाहिर है वो नहीं होगी ये count? भी एक मिथ है, ऐसा अच्छा, नहीं ये होता। myth है ऐसा। हाँ, ये ऐसा नहीं होता। ओ लेवल्स करें या फिर आप मैट्रिक सिस्टम में जाएं, फेडरल बोर्ड करें, आगा खान बोर्ड, किसी भी बोर्ड से, मेडिकल में आपको इशू नहीं होगा। ओके। मेडिकल में आपने पढ़ना अच्छा है, पढ़ना। बेस आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सही है। लेकिन इंजीनियरिंग में इशू होगा। अच्छा। इंजीनियरिंग में जहां आप एनईडी में दाखिला लेने जाएंगे हाँ। तो वहां पर फेडरल बोर्ड की सीट सबसे कम है, आगा खान बोर्ड की सीट बहुत कम है, अल्लाह। कराची बोर्ड की सीट बहुत ज़्यादा है। 1485 सीट्स हैं जो कराची बोर्ड की है और आगा खान बोर्ड की सीट टोटल 87। और कैम्ब्रिज? कैम्ब्रिज की बहुत कम है, 136 सीट्स हैं। ओहो, तो इसलिए अब एनईडी अगर प्लान कर रहे हैं तो आप इन सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लाजमी कंसीडर करें कि भाई सीट डिस्ट्रीब्यूशन तो मेरे इसका पास है। मतलब अगर आपने इंजीनियरिंग करनी है तो आप सिंध आप कराची मैट्रिक बोर्ड से सिस्टम, पढ़ें, कराची बोर्ड से कराची पढ़ें। बोर्ड और से। कराची में पढ़ना है। अगर आपको नस्ट में पढ़ना है, फर्ज करें कि अगर वो पंजाब बेस्ड हैं या खैबर पख्तूनख्वा हैं, तो वो आप उनको प्रेफर करेंगे वो कराची आए पढ़ने? अगर एनईडी में एडमिशन लेना है तो वो आ ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ डोमिसाइल रिक्वायर्ड है और अब वही 2 या 3 सीट्स ज्यादती हो गई। हाँ, ये तमाम रीजन्स में ऐसे ही है। हाँ। अगर यूईटी लाहौर जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, यूटी लाहौर में आपको और admission नहीं फीसेस का इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है? मिलेगा। कम डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है। जो हमारी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ 2 से 2.5 लाख में आप पूरी कंप्लीट इंजीनियरिंग कर लेते हैं। जैसे एनईडी प्राइवेट है कि एनईडी गवर्नमेंट है, एनईडी गवर्नमेंट है। अच्छा। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो 10 लाख से लेके 50 लाख तक की फीस है। अच्छा, तो उसके इतना अंदर- नहीं है डिफरेंस, इतना difference जितना मेडिकल में यस, है। इसीलिए इतना कंपटीशन भी नहीं है। बच्चा आसानी से उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर वो बीएस एनईडी से नहीं कर सकता हाँ। तो फास्ट से कर लेता है, हाँ। और वो नस्ट से कर लेता है। उसके बाद और ऑप्शंस हैं, वो आसानी से वो अपना करियर को कंप्लीट कर लेता है। अरे बेचारे डॉक्टर्स, लेकिन वो बड़ा तरस आता है इतना पढ़ के इतनी मेहनत करके, फिर जब उनकी जो सैलरीज हैं वो देखते हैं यहाँ हम। भी काउंसलिंग की ज़रूरत है हाँ, कि देखें कभी भी करियर को इनकम के साथ कनेक्ट नहीं करें। नहीं करे। अगर आपने ये कनेक्शन किया है तो ये गलत कनेक्शन है। हाँ। करियर और इनकम, भाई आप ना पढ़ के भी बहुत कुछ कमा सकते हैं। ये तो है।
आपके पास एग्जाम्पल है, हमारे AKD साहब हैं, हाँ मैट्रिक किया उन्होंने और माशाल्लाह एक अच्छा इनकम है, वो तो बादशाह हैं स्टॉक एक्सचेंज में। तो इसी तरीके से जो डिग्री ले रहे हैं बच्चे में ये डीमोटिवेशन हो रही है, बच्चों में इस तरह डीमोटिवेशन हो रही है कि हम डिग्री लेंगे तो हम कमाएंगे कितना। नहीं, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपने कहा है कि डिग्री को आप कमाने इनकम के से साथ कनेक्ट नहीं करें, करें क्योंकि आपको अगर इनकम करनी है तो बहुत सारे और भी जरा हैं, वहां से आप कर सकते हैं, लेकिन ये तो क्योंकि डिग्री आजकल तो बच्चा यही सोचता है, ये जेनजी यही सोचते हैं कि हम ये पढ़ेंगे तो हमने ये कमाना है, हमने पैसे कमाने हैं उनको ये जिंदगी। समझाना है कि बेटा एक रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए करियर अच्छा होना चाहिए, इनकम की जरूरत नहीं है। आपका शऊर जो है ना आपका करियर देता है, बिल्कुल। इनकम तो आपको मिल जाएगी, इंशाल्लाह आप जरूर इनकम, अगर आपके नसीब में लिखा है पैसे कमाने तो वो गैब से आपके पास आएंगे, आपको नहीं पता। लेकिन वही कहते हैं मेहनत का फल आपको पता नहीं कि अल्लाह ताला कहाँ से देता है। अगर आपने यहाँ मेहनत की है तो हम डॉक्टर्स को देखते हैं ना कि एक सर्टन टाइम पर वो बूम करना शुरू करते हैं, ऐसे तो उन्होंने मेहनत की है और उसका उनको फल कहीं ना कहीं से मिलता है। और डॉक्टर्स की जो इज्जत है ना, उसी इज्जत के पीछे तो डॉक्टर और इंजीनियर अम्मा अब्बा बना रहे होते थे ज़बरदस्ती। छोटे से ब्रेक के बाद हम बिजनेस के हवाले से बात करेंगे और जॉब इंटरव्यूज़ ये सब भी बहुत ज़रूरी है, इसकी टाइमलाइंस क्या होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो हम टाइमलाइंस पे अब बात करें वो प्रोफेशनल टाइमलाइंस हैं और अब हम जा रहे हैं, हमने MCAT और ECAT पे बात की, अब हम BCAT यानी बिजनेस के हवाले से जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, बिजनेस यूनिवर्सिटीज़। अच्छा, मुझे प्लीज़ ज़रा गाइडलाइन दें कि जैसे इन्होंने बताया कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में ECAT में एग्ज़ाम होते हैं मगर मेडिकल का एक ही होता है, इसका क्या है? BCAT का क्या सना है? बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, ECAT की तरह? ECAT की तरह सबकी यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। हाँ, इसका एक ऑल्टरनेट ये होता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो इंटरनेशनल एक टेस्ट होता है SATs, SAT दे के वो इसका ऑल्टरनेट ले लेते हैं, लेकिन वो हमेशा एक्सेप्ट नहीं होता। अच्छा कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होता है, कुछ में नहीं होता। ज़्यादातर बच्चे हर यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट देते हैं। अच्छा जैसे अभी थोड़े दिन पहले IBA का अपना टेस्ट हुआ था जिसका कल ही रिजल्ट आया है। अच्छा तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हर यूनिवर्सिटी अपने टेस्ट लेती है। अच्छा, ये जो बिजनेस पढ़ने के लिए आपको कॉमर्स और आर्ट्स दोनों चलते हैं? बिजनेस पढ़ने के लिए आपने कोई भी कुछ भी कराओ, प्री मेडिकल भी कराओ, हाँ। तो भी आप बिजनेस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कॉमर्स ली हुई हो तो आप जाके अप्लाई कर सकते। बिजनेस फील्ड जो होती है, जिसको एक ज़माने में लोग सिर्फ BBA कहते थे, तो उसमें हमें होता था कि भाई कॉमर्स वाले ही अप्लाई करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो बहुत सारी डिफरेंट डिग्रीज भी आ गई हैं और उनमें कोई भी प्री मेडिकल के भी अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको अब होता है कि जैसे प्री मेडिकल वालों ने मैथ नहीं अगर पढ़ी है जी, फिर भी वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर कंप्यूटर साइंस में नहीं कर पाएंगे, उसमें भी अब तो कुछ जगहों पे कर पाते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा ओपन हो रही है, हमारी जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा ओपन हो रही है। उसमें मैट्रिक लेवल पे भी अब बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, लेकिन अब कोई कंडीशन नहीं है। आपने बैचलर्स इन बिजनेस करना है, BBA, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंस, कोई भी कर सकता है, बस उसने अपना इंटर और A-levels कंप्लीट करा हुआ हो। अच्छा, सही है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप भी मुझे बताएं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और प्राइवेट क्या फ़र्क है फीस स्ट्रक्चर का, और कौन कितनी हैं यूनिवर्सिटीज़, वो बताइए। अच्छा, जैसे इंजीनियरिंग में अदनान भाई ने बताया, तकरीबन वैसा ही फ़र्क बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ में ही है। लेकिन हमारे यहाँ पर एक ज़माने में जो हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती थी, अब वैसा रुझान बिजनेस के लिए अब ख़त्म हो चुका है। अच्छा। अब पीपल प्रेफर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जिसमें हमारे पास टॉप ऑफ द लिस्ट लाहौर में लम्स है, ठीक है, IBA में, हमारे कराची में IB है, IOBM है, KSBL है, ज़ाबिस्ट है। तो ज़्यादातर जो Tier 1 है, ये ग्रीनविच यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ये सब प्राइवेट आ जाती है। जी, ये सब प्राइवेट है। तो अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो बहुत खुली हुई है, खासतौर पे बिजनेस मैंने देखा है हर DHA के हर किसी घर में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैटर करता है कि आपने कहाँ से करा है। बहुत मशहूर, हम अब स्टूडेंट्स पूछते हैं सर BBA तो ऑब्सोलीट हो गया है, तो मैं बहुत मशहूर एग्जांपल देता हूँ कि यार यू हैव 2 ऑप्शंस टू ईट योर जिंगर फ्रॉम एंड यू नो वेयर टू ईट इट फ्रॉम। तो बहुत क्लैरिटी है बच्चों को कि भले BBA इज मोनोटनस, लेकिन अगर वो IBA का BBA होता है या लम्स का मैनेजमेंट साइंसेज होता है, तो उसकी रेपुटेशन अपनी ही होती है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मार्केटिंग तो सबने करनी है, मार्केटिंग हर कंपनी में होती है, सप्लाई चेन, HR, फाइनेंस, ये तो कहीं नहीं जा रहा ना। अच्छा, अब अगर जैसे यहाँ पे IBA माना जाता है, उधर लम्स माना जाता है, तो मुझे ये बताइए कि उसका क्या क्राइटेरिया एडमिशन का, जैसे
आपकी परसेंटेज कितनी मिनिमम होनी चाहिए और एप्टीट्यूड टेस्ट और दोनों की मिला के क्या परसेंटेज निकलती ओके है? अच्छा, इंटर में हमारे पास, मैं पहले आईबीए को टारगेट कर लेता हूँ। इंटर में हमारे पास कुछ आईबीए के कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें 65% मिनिमम चाहिए, ठीक है, और 60% बाकी प्रोग्राम्स के लिए चाहिए। अब ये जैसे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में एग्रीगेट बनता है, यहाँ एग्रीगेट नहीं बनता। यहाँ पर 100% टेस्ट बेस होता है, और टेस्ट में क्या आता है? इंग्लिश और मैथ। अब बच्चा समझता है मैंने तो ओ लेवल्स में मेरा ए है, ए लेवल्स में इंग्लिश में मेरा ए है, आई एम फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तो मैं एक बहुत मशहूर एग्जांपल इस तरह समझाता हूँ कि आप अपने घर से अगर आप कहीं पर भी ट्रैवल करो तो यू यूज़ फॉर एग्जांपल करीम और उबर। अब ये जो आप करीम और उबर में ट्रैवल करोगे, आपका बिल बनेगा। ये मैथ का कॉन्सेप्ट है। ये मैथ का कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई? सर ये तो पैसों का कॉन्सेप्ट है ना। मतलब वो तो है, लेकिन ये मैथ का कॉन्सेप्ट है, y = mx + c। इसमें कांस्टेंट है, फैक्टर्स हैं। अब पेपर ऐसा पेपर आता है, ब्रेनी पेपर आता है, IQ बेस्ड पेपर आता है। जिसके लिए हम परेशान होते थे कि वो प्रॉब्लम आ गई, बस। जो प्रॉब्लम होती थी मैथ्स में, वो फिक्रमंद होते थे कि वो कैसे सॉल्व करें, वो समझना है। अब प्रॉब्लम भी है और एप्लीकेटिव प्रॉब्लम है। अब बच्चे को सिर्फ ये नहीं है कि उसको फॉर्मूले आते हैं तो उसका काम बन जाएगा, अब सोचने पे मजबूर किया जाता है। अब बच्चे का IQ टेस्ट होता क्या है, होगा, कॉग्निटिव थिंकिंग टेस्ट होती है इस बच्चे की। उसके लिए हम तैयारी कराते हैं उसको, उसके ए लेवल्स के, उसके A2 में, सेकेंड ईयर में उसको 6-6 महीने 5-5 महीने हम उसको तैयारी कराते हैं। आप लोगों से बात करके तो मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि अब तो बोर्ड मैटर नहीं करता कि आप किस बोर्ड से एडमिशन देकर आ रहे हैं, आप किस भी जो एजुकेशन सिस्टम है उससे पढ़कर आ रहे हैं। ये तो बेसिकली अब आपको बस जहानत चाहिए, आप जो जिस भी जहाँ से भी पढ़कर आ रहे हैं, अगर आप ज़हीन हैं और आपने अपनी स्किल्स और आप अपनी एजुकेशन खुद डेवलप की है तो फिर आप आगे बढ़ सकेंगे। या फिर इसका ऑल्टरनेट ये है कि अगर आपने एक बेसिक लेवल की एजुकेशन भी ली हुई है और आप जो है वो अब ये चाहते हैं कि मैं फुल एफर्ट देने को तैयार हूँ, तो ऑब्वियसली फिर उसमें हमारी ट्रेनिंग काम आती है, और वो फिर बच्चे की अपनी मेहनत होती है। एट द एंड ऑफ द डे आप कितना भी ट्रेन कर लें, बच्चे की हार्ड वर्क पे होता है। बच्चा अच्छा है, बच्चा मेहनती है, तो वो कुछ भी कर सकता है। ये सीन है। ठीक है भाई, ये वाली बातें तो पता चल गई। अब हम जाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ। नौकरी, एक ज़माने में हम सुनते थे कि जी MBBS किया हुआ है, डॉक्टर बने हुए हैं, बेचारे फाइल्स लेके इधर उधर घूम रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, उन तक को नहीं मिल रही नौकरियां। आपने इतनी मेहनत से डिग्री कर ली, सब कुछ हो गया, लेकिन जॉब्स बहुत डिफ़िकल्टी होती है। सो आप थोड़ा गाइडलाइन दे सकते हैं कि क्या होते हैं इंटरव्यूज़, क्या पूछा जाता है, क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं? इतनी इतनी डिग्रियां ले लेके घूम रहे होते हैं और आपस में फिर बैठ के बात करते हैं कि डिग्रियों को आग लगा दे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो कहाँ वो क्या गड़बड़ कर रहे होते? अच्छा अनीता, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये समझने वाली है कि सबसे पहले समझे इंटरव्यू है क्या। मेरी नज़र में इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट सेलिंग योरसेल्फ। इंटरव्यू के अंदर आपने जाके अपनी एक परसेप्शन क्रिएट करनी होती है, और फर्स्ट 15 to 30 सेकंड आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब वो जो परसेप्शन क्रिएट करने के पीछे की जो वो आइसबर्ग थ्योरी है ना, वो बहुत डिफरेंट है। अब उसकी प्रिपरेशन क्या है? देखिए, कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले यह है कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स बताओ। आपको रिसर्च, आपने रिसर्च की हो, कंपनी का मिशन क्या है, उसके विजन। फॉर एग्जांपल चलें आप ARY में आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है, तो अब आपका कहने का मकसद ये कि आपको ARY डिजिटल का या ARY के किसी भी डिपार्टमेंट का अच्छा छट्टा सब पता होना चाहिए, आपको बेसिक सब पता होना चाहिए। अच्छा। कब आया, अच्छा इनके सेगमेंट है, इनकी ऑडियंस क्या है, अच्छा इनकी शोज की डिटेल्स क्या है, ठीक है, आपको कंप्लीट डिटेल्स। मैं इसकी मिसाल लेता हूँ। लेट्स से कि ABC कोई पर्सन है, वो जा रहा है HR के अंदर इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। अब उसको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कंपनी की जो HR है ये काम कैसे करता है। ट्रेडिशनल HR है, स्ट्रेटेजिक HR है, अच्छा किस पोजीशन के लिए जा रहे हैं। फिर उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जिस पोजीशन के लिए जा रहे हैं उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें। मिसाल के तौर पर उसको पता होना चाहिए कंपनी का रिटेंशन रेट क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉइज़ कितने अरसे के बाद स्विच करते हैं, या एम्प्लॉइज़ जो है वो ज़्यादा अरसे तक यहाँ पे जॉब करते हैं। कल्चर कैसे देखें, मैं हमेशा मालूम करने का तरीका क्या है, कैसे मालूम करेगा? आजकल का दौर जो है ना बड़ा ज़बरदस्त दौर है, और वो है AI का दौर। AI का दौर। आप चैट GPT करते हैं और आपको देखें दुनिया में लोग आपको अब मुश्किल नहीं है। लाइक कि अगर आपने मुझे फाइंड करना है, मैंने किसी को भी फाइंड करना है, मैं जस्ट गूगल में उसका नाम टाइप करूंगा और सब कुछ आ जाएगा। तो लोग दो चीज़ें करते हुए आपको ज़रूर ढूंढते हैं, एक आपकी नौकरी करते हुए आपको गूगल करते हैं, और एक आपको रिश्ता करते हुए आपको गूगल करते हैं। आपके सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो सारे सामने आ जाते हैं। अच्छा, वहाँ से क्या होता है कि हम लोग रिक्रूटर उस कैंडिडेट का एटीट्यूड
थोड़ा सा असेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लाइक बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनकी जो सोशल मीडिया है वो पब्लिक पोस्ट क्यों है और पोएट्री है और ये है, तो हमें आइडिया हो जाता है कि इसका एटीट्यूड कैसा है। अच्छा, लिंक्डइन यूज़ करता है तो उसका उनको कोई आइडिया नहीं है। वहाँ पे इंस्टाग्राम की पिक्चर शेयर हो रही हैं, ऊपर कैप्शन लगा हुआ है, ठीक है, मेहंदी की पिक्चर्स आ रही हैं। सुनो, तो यहाँ लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल है बहुत, वहाँ ये चीजें डालना, वो कोई इंस्टाग्राम थोड़ी है, ठीक है। तो पता चल रहा होता है कि इसका एटीट्यूड कैसा है, कल से क्या इसके हमारे गोल्स के साथ इसकी अलाइनमेंट हो पाएगी या नहीं आ पाएगी। ये देखिए तो छोटी-छोटी बातें कोई बना आपने रिसर्च करनी है, ठीक है, फिर आपने उस कंपनी के कोर वैल्यूज के बारे में जानना है। देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि कहीं भी जॉब करने से पहले आपको 3 से 4 चीज़ें आपको लाजमी वो देख के आपको जॉब करनी चाहिए। फर्स्ट वन, वहाँ का कल्चर कैसा है। अक्सर कहते हैं कि कल्चर ईट स्ट्रैटेजी विद ब्रेकफास्ट। अगर आपका कल्चर अच्छा नहीं है, आप जितनी मर्जी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन कर लें वो उसको खा जाएगा। दूसरी चीज़, वहाँ पे लर्निंग है या नहीं, ठीक है। लर्निंग क्या है कि वहाँ पे ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे एम्प्लॉय एंगेजमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, आपको डेवलप करने के लिए कुछ इदारा वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तीसरी चीज़, ऑलवेज चूज अ बॉस नॉट अ जॉब। भाई ये तो आप उसको बता रहे हैं ना जिसको जॉब चाहिए जी। जब उसको जॉब चाहिए तो उसके पास इतनी सारी थोड़ी। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ, उसको मैं लिंक करूंगा एंड में आपको बताता हूँ, ठीक है। जब आप बॉस चूज करते हो तो वो आपका पीस उसके साथ वो मैटर करता है, ठीक है। चौथी चीज़, आप हमेशा अपने मॉनेटरी बेनिफिट्स वो आप देखते हो कि मिल गए। अब ये सारी चीज़ें कनेक्टेड किस चीज़ के साथ है कि अगर आपने थोड़ा रिसर्च करके सही जगह पे आप चले गए और आपकी लाइफ का एक जो इम्पोर्टेंट रोल है, आप उस जगह फिट हो गए और आपका करियर एक अच्छे तरीके से स्टार्ट हो गया, तो आप अच्छे तरीके से ग्रो करके आओगे। अदरवाइज क्या होगा, कहीं कोई चीज़ गड़बड़ हुई, आप स्विच कर जाओगे या आप जॉबलेस हो जाओगे। तो देर से जॉब मिलना बेहतर है गलत जगह जॉब मिलना, जॉब क्योंकि आपके बहुत सारे साल फिर आपका अगर पीस डिस्टर्ब होगा, आप स्ट्रेस, आप टॉक्सिक कल्चर से वापस आओगे, वो अपने अंदर आप लेके आओगे, वो फैमिली में ट्रांसफर होगा, वो आपके फ्रेंड्स में ट्रांसफर होगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सीवी बनाना भी बहुत सारे बच्चों को नहीं आती जो अब नई नई जॉब्स कर रहे होते हैं, तो अब सीवी बनाने में उनको कहाँ से हेल्प लेनी चाहिए? अच्छा, सीवी जो है उसके लिए भी मैं अब बड़ा देख, लोग कहते हैं कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बाकी डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एक अच्छा सीवी क्या है, एक अच्छे सीवी के अंदर आपकी बेसिक डिटेल्स उनको नहीं चाहिए कि आपके फादर का नाम क्या है, आपका CNSE नंबर, वो बात की बात है। सिंपल आपका ईमेल। अच्छा, ईमेल के अंदर भी बड़े मज़े की चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास सीवी आया, उसमें लिखा बाबा की परी @gmail.com, ठीक है। मामा का जुगनू @yahoo.com। प्रोफेशनल ईमेल्स होनी चाहिए। आपका ईमेल बड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। उस आपका सेल नंबर, उसमें कोई डिजिट मिसिंग है। अब आपको इंटरव्यूज़ के लिए कॉल कर रहे हैं, वो भी लिखेगा। तो ये बेसिक चीज़ें। अच्छा, फिर आपकी क्वालिफिकेशन, वो आपका स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस प्रॉपर अलाइन होना चाहिए, आपकी स्किल्स की। ये भी देखते हैं किस इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं। देखिए, ऑब्वियसली वो देखा जाता है, ठीक है, वो क्योंकि डिफरेंट इंस्टीट्यूट का डिफरेंट एक बच्चा डेवलप हो गया था। आपके पास सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं पहले ही गुजारिश कर रहा था, आपके पास सब कुछ है, बट अगर आपके पास पर्सनल डेवलपमेंट नहीं है ना, वहाँ आके आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप जब रूम में दाखिल होते हैं, द वे यू एंटर्ड इन द रूम, वो आपकी एक परसेप्शन क्रिएट करता है। आप किस तरह से बैठते हो, आप किस तरह से बात करते हो, किस बात को प्रपोज लेते हो, क्वेश्चंस कैसे करते हो, टोन कैसी रखनी है, अपनी पिच कैसी रखनी है, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, ये सारी चीज़ें आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक इंटरव्यू देने के लिए आपको लगता है क्या फिजिकल अपीयरेंस क्या होनी चाहिए? जैसे लड़कों के लिए भी बताइएगा और लड़कियों के लिए भी, कि आपको किस तरह के कपड़े पहन के जाने चाहिए इंटरव्यू देने के लिए? अच्छा, इंटरव्यू में जब लेट्स से कि आपका इंटरव्यू 1 हफ्ते के बाद है, 4 दिन के बाद है, ठीक है, तो हमेशा मैं गुजारिश करता हूँ कि इंटरव्यू से एटलीस्ट 3 से 4 जितना भी आप सबसे पहले वो ड्रेस चूज़ करें जो आपने पहन के जाना। अब लेट्स से ABC कोई पर्सन है, उसका इंटरव्यू से 1 दिन पहले उसने सूट पहना जो 1 साल पुराना है। अब लेट्स से उसको नहीं आ रहा, वहाँ कंफर्टेबल नहीं हो, अब उसके लिए एंजाइटी शुरू हो जाएगी, अब मैं क्या करूँ, मैं बाहर जाऊँ, मैं ये करूँ, वो करूँ, ठीक है। हमेशा आपने जो अपनी मैं गुजारिश करूँ, लेकिन थोड़े कलर्स का भी थोड़ा बताइए। जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आपने अपनी जो कलर स्कीम है ना, वो बड़ी अच्छी रखनी है। मिसाल के तौर पर कि आपने बहुत शार्प किस्म के कलर नहीं पहने, ओके, ठीक है। कलर हमेशा कैसे चूज़ किया जाता है, वो आपकी पिगमेंटेशन को देख के चूज़ किया जाता है। आपने अपने कपड़े निकाले, अब थोड़ा सा अपने चेहरे के करीब लेके जाएं। अगर आपका चेहरा ग्लो कर रहा है, वो कपड़े आप पहने, ठीक है। ये ना हो कि आपकी पिगमेंटेशन के अकॉर्डिंगली पिंक कपड़े पहन के चले जाएं, ठीक है। ये भी शार्प पिंक कपड़े। हमारे पास बच्चे आते हैं शार्प पिंक कलर के कपड़े पहन के आ रहे हैं, उसके ऊपर डार्क करके आपकी टाई का नॉट ठीक नहीं है, ठीक है, यहाँ वो फंसी। तो
तो वो क्या है। अच्छा, दूसरी बात, आपकी कलर स्कीम बड़ी अच्छी होनी चाहिए, बड़ी पॉजिटिव, ठीक है। थोड़ा सा रिसर्च कर लें कि कंपनी की किस किस्म के कलर्स यूज़ कर रही है, उसके लोगोस के अंदर, उसके ब्रांड्स के अंदर थोड़ा सा रिसर्च करें कि वहाँ के लोग ऑफिशियली कौन से कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप थोड़ी। दूसरी चीज़, आपके शूज़, आपका बेल्ट, आपकी वॉच, तीनों का कलर एक ही होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ खास तौर पे देखी जाती है। फिर आपकी फ्रेगनेंस बहुत मैटर करती है। अब लोग क्या करते हैं, आते हैं, वो इंटरव्यू से 2 मिनट पहले उन्होंने गाड़ी से परफ्यूम निकाला और उसके बाद आएंगे कमरे में, तो वो जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसका जो है ना ये डिस्टर्ब हो जाता है। वो कहता है कि मतलब आपको तो नहीं पता ना कि उसको कौन सी फ्रेगनेंस, आप बड़ा लाइट किस्म का तेज खुशबुएं नहीं होनी चाहिए नहीं डिस्टर्ब। होनी चाहिए। मैं हैरान हो गई, मेरे कज़न जर्मनी में बैंकर्स हैं, वो कहते हैं वहाँ खुशबुएं लगाना आपको अलाउ नहीं है, जिस आपकी खुशबू की वजह से कोई डिस्टर्ब नहीं होना हो सकता है वो उनको एलर्जी हो, सामने जो शख्स आपके मौजूद हो, कोई नहीं, वहाँ तो अलाउ ही नहीं है। आपने रोज शावर लेके आना है, स्मेल नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो वाली फ्रेग्रेंस नहीं आनी चाहिए जो परफ्यूम्स डिस्टर्ब करते। मैं हैरान हो गई देखकर। अच्छा, आपने कहा कि सॉफ्ट खुशबू होनी चाहिए, हाथ मैनिक्योर वो होता है ना कि अक्सर मर्द जो है उनके हाथ नेल्स बड़े हुए होते हैं, कुछ वो सारी चीज़ें भी बहुत नोट की जाती हैं। जब आपकी जो है ना पूरी A to Z जो भी आपकी पर्सनैलिटी है ना, बड़ी रिफाइन होकर सामने आनी चाहिए, ठीक है। पर्सनल ग्रूमिंग आपकी अप टू द लेवल एक मार्क होना। अच्छा, इसी तरह खवातीन का इसी तरह खवातीन का जो है ना, क्योंकि खवातीन हमारी सोसाइटी का बड़ा एक सेगमेंट है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जी। अक्सर बच्चियां जब इंटरव्यू में आती हैं तो बड़ी ज्वेलरी आपने पहन ली, ओह यस, ठीक है, आपने ऐसा मेकअप कर लिया जो कि पार्टी मेकअप है, बिल्कुल बिल्कुल। अब वो आपके उस गोल के साथ अलाइन नहीं है, ठीक है। फिर आपने फ्रेगनेंस का जैसे मैंने जिक्र किया, वो आपने थोड़ा सा रिसर्च करना है कि उस कंपनी की कोर वैल्यूज़ क्या कहती हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है वहाँ पे खवातीन काम करती होंगी, ठीक है। तो आपने लिंक्डइन के थ्रू, आपने इंस्टाग्राम के थ्रू, आपने फेसबुक के थ्रू थोड़ा सा रिसर्च करना है कि लेट्स से कि अच्छा, एक और मज़े की आपको चीज़ बताऊँ, आपको ईमेल आता है, इंटरव्यू का इनविटेशन का ईमेल आता है, उसके अंदर आप देखें कि लोग सीसी में रखे होते हैं। वो सीसी में होते हैं जिसने आपका इंटरव्यू लेना है, आपने उसका नाम उठाना है, आपने लिंक्डइन पे जाके उसको डालना है, उसको देखना, थोड़ा सा उसको असेसमेंट करनी है उसकी पर्सनैलिटी की, और उसके प्रोफाइल की असेसमेंट करनी है कि इसका जो कोर एरिया है वो कौन से, मुझसे क्वेश्चन कौन से पूछ सकता है, या इसका एटीट्यूड या एप्टीट्यूड किस किस्म की पर्सनैलिटी, उसके अकॉर्डिंगली आपने ड्रेसिंग करके जानी है। तो वो जो सामने बैठा हुआ शख्स होगा वो कंफर्टेबल फील करेगा, वो कहेगा ये इसकी चॉइसेस, इसकी लाइक्स डिसलाइक्स मुझसे काफ़ी मैच करती हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसकी बेस के ऊपर आपने जाना है। फिर एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आजकल इंटरव्यू के अंदर, जैसे सबने बड़ी प्यारी बात की थी, ठीक है, करियर काउंसलिंग की भी बात हो गई थी, इंटरव्यूज़ के अंदर बीइंग HR प्रोफेशनल मैं बड़ा एक सवाल पूछता हूँ हर एक दूसरे बंदे से, उनको कहता हूँ डिफाइन योर पर्सनैलिटी इन 3 वर्ड्स, और उसके बाद आप, और इन 30 सेकेंड या 10 सेकेंड या 15 सेकेंड, आप यकीन मानिए उसके बाद 2 मिनट की खामोशी हो जाती है, और 70 से 80% जो बच्चे हैं वो खामोश हो जाते हैं, वो अपने आप को 3 लफ्ज़ों में डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ से एक असेसमेंट हो जाती है कि उसने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर काम नहीं किया, वो अपने आप को उस तरीके से नहीं जानता। तो जब अपने आप को नहीं जानता, कल मेरे इस बड़े एक डिपार्टमेंट की चीज़ों को कैसे वो जानने की कोशिश करेगा। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो आपकी पहले से कनेक्टेड होती है, जो सबने बात की करियर काउंसलिंग की। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या प्रेफरेंस है आपकी लैंग्वेज उस वक्त क्या यूज़ करनी चाहिए इंटरव्यू देते वक्त, इंग्लिश या उर्दू? अच्छा, ये भी एक सोसाइटी का ना एक बहुत बड़ा डायलेमा है। आप वो इंटरव्यूज़ के अंदर ऐसी क्लासी इंग्लिश इस्तेमाल हो रही होती है, बट अगर आप फ्लोर पे जाएंगे तो CEO से लेके और पियून तक सब उर्दू बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है। लेट्स से कि अगर वो इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन करते हैं तो आपने ऑब्वियसली उसका इंग्लिश में ही जवाब देना है। तो अच्छा, कुछ टोटली इंटरव्यूज़ आपके इंग्लिश में ही होते हैं, कुछ होते हैं वो मिक्स चल रहे होते हैं, सम टाइम हम उसमें उर्दू में बात कर रहे होते हैं, सम टाइम उसमें इंग्लिश में बात करते हैं, डिपेंड करता है कि उस टाइम इंटरव्यू की कंडीशन क्या है। बट आपने इंग्लिश प्रिपेयर करके जानी है आपने क्वेश्चन, आपने सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी की जो है ना एक डेफिनेशन लेके जानी है, और उनको बताना है कि मैं आपके इस इदारे में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, ये आपने खुद बताना है। अच्छा, इसकी एक बड़ी मज़े की स्ट्रेटजी है, जो आपका कोर एरिया है ना, जिसमें आपको पता है कि आप बड़े अच्छे माहिर हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन की जो हो रही होती है उसमें आखिरी बात वो करें जिसमें आप अच्छे हैं, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से उठेगा। अब जब क्वेश्चन वो आपकी फील्ड से अगर करता है तो उसके बाद आप ये तो बात उसके भी मुझे एक्सपर्ट समझ आई, जैसे लाइक आखिरी बात, जैसे मैं गुजारिश करूँ, जैसे आप माशाल्लाह एक बहुत अच्छी एंकर हैं, ठीक है माशाल्लाह,
और आपका एक बड़ा ग्रेट एक्सपीरियंस है। अब आपको पता है कि कैसे एंकर की चीज़ें कैसी होती हैं, स्टूडियो कैसा होता है, मुझे नहीं पता, एक आम आदमी हूं। अब आपने मुझसे आखिरी अपनी कम्युनिकेशन में कोई भी बात नहीं, आखिरी बात आपने अपने काम से रिलेटेड छोड़ देनी है। हाँ, तो जिसके क्या बारे में मुझे अबूर हासिल है, जी। जिसके बारे में मुझे मालूमात हैं। अब कि- क्या होगा, हाँ। मैं उसी से सवाल उठाऊंगा। अब जैसे ही मैं उससे सवाल उठाऊंगा, उसके बाद तो फील्ड सारी आपकी है, ग्राउंड आपके है, उसके बाद तो आपने ऐसे खेलना है, वो कहेगा इसको तो जबरदस्त आदमी है। फॉर एग्जाम्पल किसी का बहुत ज़्यादा शौक होता है सोलर सिस्टम और गैलेक्सी और वो कोई भी किसी भी चीज़ का इंटरव्यू देने गया है, मैं मिसाल दे रही हूँ, तो उसने बात छेड़ दी इस तरह लेकिन उसको लिंक करना है, ऐसे नहीं लिंक कि उसको- करके। हाँ, उसको कनेक्ट करना है उस चीज़ के साथ, उसको एग्जाम्पल इस तरह से कोट करनी है, ठीक है। देखिए, और उसमें इंटरव्यूज समटाइम क्या करता है, वो ये भी कहता है, कैंडिडेट्स को हम लोग पूछते हैं कि आपका कोई सवाल है, हाँ, तो हम लोग इसमें चेक कर रहे होते हैं कि इसके माइंड में क्या चल रहा है। तो 80 to 90% जो कैंडिडेट्स होते हैं वो एक सवाल करते हैं, सर आपके बेनिफिट्स क्या हैं, सर आपके इंक्रीमेंट्स कब लगते हैं, सर आपकी प्रमोशंस कब होती हैं। तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये जो शख्स है ना, उसके सेट्स बेसिकली इंटरव्यू के अंदर कभी भी जजमेंटल इंटरव्यूज़ नहीं होने चाहिए। हमारी सोसाइटी जज करती है, ये एक बहुत बड़ा एक इशू है। परसेप्शन बेस्ड इंटरव्यू होते हैं। अच्छा, उसमें हम जज उसको परसीव कर रहे होते हैं उस पर्सन को कि ये इसकी थिंकिंग क्या है। उसमें से 20% या 15% वो ऑडियंस आती है जो कि ये पूछती है, सर कि आपकी कोर वैल्यूज़ क्या है, आपकी कंपनी की स्ट्रेटजी क्या है, 2026 में आपका विजन क्या है। तो आइडिया हो जाता है कि ये जो बच्चा है ना, ये इन बच्चों से टोटली डिफरेंट है, इसका माइंडसेट डिफरेंट है। उसको पता है बेनिफिट्स तो मुझे मिलने ही मिलने हैं, ठीक है, लेकिन वो बात ऐसी कर गए तो वो उसने इम्पैक्ट छोड़ इम्पैक्ट। थैंक यू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मतलब काफ़ी नॉलेज मुझे भी हासिल हुई आप लोगों से बात करके, और आई गेस जो हमारे देख रहे हैं इस वक्त हमारे व्यूअर्स, उनको भी कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा। क्योंकि देखें, अपने बच्चों के साथ हमें खुद भी पढ़ना पड़ता है। हमारी सीख ज़ाहिर है थोड़े उस ज़माने की है, लेकिन अगर अपने बच्चों को आगे पहुंचाना है तो आपको एक दफ़ा दोबारा उतरना पड़ेगा मैदान में। हालांकि आपने पढ़ाई अगर इतने साल पहले छोड़ दी है तो उनकी हेल्प करने के लिए, उनके करियर्स में आप हर तरह हेल्प करते हैं। तो इस सिस्टम के लिए जो कि बहुत कॉम्पिटिटिव सिस्टम है, इसके लिए आपको हेल्प करना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। चलें कुछ ज़रा स्किन की बात हो जाए, और इसके लिए हमारे पास हैं हिना अनीस, जो कि पाकिस्तान की मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट हैं और फाउंडर ऑफ वेलनेस कॉन्सेप्ट्स की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं निदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप आई हैं आज हमारे पास द प्योरेस्ट सॉल्यूशन लेकर। प्योरेस्ट सोल्यूशन लेकर आई हूँ, क्योंकि प्योरेस्ट सोल्यूशन द प्योर स्किन केयर सोल्यूशन। हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छा ब्रांड है, और मैंने इस ब्रांड के साथ एज अ ट्रेनर काम करना शुरू किया और इस ब्रांड को पढ़ना और समझना शुरू किया। तो मुझे इस ब्रांड के बारे में एक बात बहुत अच्छी समझ आई कि इस ब्रांड का जो गोल है वो है नेचुरल स्किन केयर, जो कि साइंस बैक्ड है। साइंस इसको बैक करती है, एंड ईजीली आप हर तरह की आवाम, यानी किसी भी एज ग्रुप की आवाम होगी, वो उसको समझ सकती है और इससे बेनिफिट ले सकती है, और रिजल्ट ओरिएंटेड है। इसकी दूसरी ख़ास बात यह है कि ये नॉन कमेंटोजेनिक है, ये इको फ्रेंडली है, ये नेचुरल है, ये पैराबेन फ्री है। तो ये आपकी स्किन को मज़ीद बेहतर बनाता है, और आपकी हेल्थ पे भी कोई एज सच हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालता। अच्छा, जैसे कि मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स देख रही हूँ, तो रेटिनॉल आजकल बड़ा हिट चल रही है। हाँ, तो वो उसके बारे में बताएं, क्या है और क्या द प्योरेस्ट सॉल्यूशन में है आप लोगों के पास? बिल्कुल है द प्योरेस्ट सॉल्यूशन, क्योंकि मेड इन टर्की ब्रांड है और ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल है। अब पाकिस्तान में भी बहुत इजीली अवेलेबल है सारे बड़े स्टोर्स पे। हमारे पास रेटिनॉल हमारी हिट प्रोडक्ट है। अच्छा, इसमें इनके पास रेटिनॉल 2 टाइप्स के हैं, एक 1% रेटिनॉल और एक 0.3% रेटिनॉल। 1% जो रेटिनॉल है वो थोड़ी सी एजिंग स्किन के लिए, यानी 45 प्लस के लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं, और जो 0.3% रेटिनॉल है वो 25 प्लस जो भी हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, रेटिनॉल करता क्या है निदा? रेटिनॉल आपकी स्किन को रिन्यू करता है, रिन्यू करने में मदद देता है, यानी जो स्किन सेल्स हमारे डेली बेसिस पे रिन्यू हो रहे होते हैं, लेकिन रेटिनॉल लगाने के बाद वो अच्छी तरीके से जल्दी रिन्यू होना शुरू हो जाते हैं।
कुछ लोगों को शिकायत होती है कि भाई रेटिनॉल से डर जाते हैं, ऐसा होता होगा कि रेटिनॉल से डरते हैं लोग, रेडनेस और ये फील होती है। तो रेटिनॉल से डरना नहीं चाहिए। रेडनेस और ये सारी चीज़ें फील होना एक नेचुरल अमल है, और वो होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि एक स्किन के अंदर बहुत सारे अरसे से डेड स्किन पड़ी हुई है। रेटिनॉल लगा तो वो रीन्यू करेगी। रेटिनॉल्स के साथ आपने पेप्टाइड्स लगाने हैं और सनब्लॉक का इस्तेमाल करना है, और रेटिनॉल को कम क्वांटिटी में लगाना है। थोप थोप के लगा लेंगे तो क्या होगा स्किन का? पेप्टाइड्स क्या होते हैं? अच्छा, पेप्टाइड्स क्या होते हैं कि रिपेयर का काम करते हैं। पेप्टाइड्स जैसे रेटिनॉल रिन्यू कर रहे हैं तो पेप्टाइड्स इसको रिपेयर कर रहे हैं। तो हमेशा रेटिनॉल के साथ चाहे 0.3% लगाएं या 1% लगाएं, अपनी एज ग्रुप के हिसाब से पेप्टाइड का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो रिन्यू भी होगी, रिपेयर भी हो जाएगी, यानी स्किन का टर्नओवर भी हो रहा है और स्किन रिन्यू भी हो रही है। अब रेटिनॉल का और पेप्टाइड का इकट्ठे काम किया, ये स्किन की डलनेस को कम करेगा, स्पॉट्स को रिड्यूस करेगा, जो पिगमेंटेशन हो रही होगी उसको कम करेगा, रिंकल्स और फाइन लाइन पे भी काम करेगा। ये इसका काम है। और टाइमिंग क्या बेस्ट है लगाने की इसको? इसकी बेस्ट टाइम है रात का टाइम। ये कभी भी रेटिनॉल दिन में नहीं लगता, ये रात में लगेगा। और रेटिनॉल को हम पेप्टाइड्स के साथ कंबाइन करके लगाएंगे, ओवरनाइट लगेगा। इसको वीक में 1 टाइम से शुरू करना है, आहिस्ता आहिस्ता वीक में 2 टाइम लेके जाना है, और मैक्सिमम इसको वीक में 3 टाइम्स लगाना है। 3 टाइम्स के बाद इसको 3 टाइम्स से एक्स्ट्रा नहीं लगाना। और इसके साथ आपने अगर स्किन बहुत ड्राई है तो सनब्लॉक का इस्तेमाल करना है। इनका सनब्लॉक भी बहुत अच्छा है। और आप बताएंगे 4 अलग अलग किस्म के सनब्लॉक्स हैं इनके एक पास। है मॉइस्चराइजिंग सनब्लॉक, ठीक है, ये मॉइस्चराइज़र है। ये ऐसा है कि इसमें मॉइस्चराइज़र ये डे एंड नाइट मॉइस्चराइजिंग। एक इनका सनब्लॉक है उन लोगों के लिए जिनकी स्किन बहुत ड्राई है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, और ये सनब्लॉक ड्राई स्किन वालों के लिए, और नॉर्मल स्किन जिसमें कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है। एक सनब्लॉक है इनका जेल बेस्ड सनब्लॉक है, ये एक्नी की स्किन, सेंसिटिव स्किन उनके लिए है। तो ये जेल बेस है, ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। और तीसरा इनका जो सनब्लॉक है वो ब्लेमिशेस कंट्रोल और एंटी एजिंग है। इसमें हल्का सा टिंट भी है और इसमें भी सेरामाइड्स मौजूद हैं। तो ये सनब्लॉक का भी काम करेगा, हल्की सी टिंट भी देगा, और एजिंग स्किन के लिए और फोटो एजिंग स्किन के लिए तो बहुत बेहतरीन अच्छा है। ज़रूर लगाएं। निदा, सबसे बड़ी गलती जो करते हैं लोग, रेटिनॉल्स तो लगा लेते हैं, ठीक है ना, उसका फ़ायदा, लेकिन उसका नुकसान जब होता है जब सनब्लॉक नहीं लगाते। एक और बात ऐड करूं कि सनब्लॉक अगर आप घर में भी है ना और कहीं बाहर नहीं जा रहे, जब भी लगाना। अच्छा, मेकअप रिमूविंग बाम जो है इनका, उसके बारे में कुछ पता है? बहुत द बेहतरीन प्योरेस्ट balm। सॉल्यूशन का मेकअप रिमूविंग द बाम। प्योरेस्ट सोल्यूशन का निदा मेकअप रिमूविंग बाम मैं खुद लगा रही हूँ, और इतना अच्छा है। यानी अगर आप, जैसे हम डेली बेसिस पे मेकअप करते हैं, आप भी डेली बेसिस पे मेकअप करती हैं, सिर्फ ये बाम थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके हल्का सा मसाज करें और वाइप से अपना फेस को क्लीन कर लें। इसके बाद आपको कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद इनका क्लेंजर है, वहाँ पे पड़ा हुआ है ब्लू वाला, लाइट वेट क्लेंजर है, हाइड्रेटिंग ब्लू वाला जो क्लेंजर अपनी हर नॉर्मल स्किन के लिए। उसके बाद फेस को वॉश कर लें, तो ये हो गई डबल क्लेंजिंग। इनका सेंसिटिव स्किन वो ये फेस वॉश है बेसिकली? फेस वॉश, वो फेस वॉश है, लेकिन ये ऑल इन वन क्लेंजर है। ठीक है। बहुत ज़बरदस्त है इनका ये क्लेंजर तो। सही। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आपको वीक में एक और दफ़ा डबल और डीप क्लेंजिंग करनी हो तो इनकी ये पिंक पील पाउडर पील है। अच्छा। पाउडर पील है, तो इसको भी वीक में एक दफ़ा एक स्कूप लेंगे। इसके अंदर स्कूप है, बहुत अच्छा है, बहुत फाइन पाउडर है, ये बड़ा फैंसी है, और पाउडर की तरह पानी में मिक्स करेंगे, 1 चम्मच लेके अपने फेस पे लगाएंगी, मसाज करेंगी, तो ये ऐसी क्लेंजिंग हो जाएगी आपकी कि जो एस्थेटिक क्लिनिक में और सैलॉन्स में आप जाके केमिकल पील्स करवाती हैं ना, ये उसका काम देगी। पिगमेंटेशन रिमूव करेगी निदा, स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म करेगी, और एक इंस्टेंट वाइटनिंग ग्लो देगी। क्योंकि हम सब वाइटनिंग के पीछे दीवाने हुए तो दिस इज़ द ऑल सोल्यूशन 1 टाइम अ वीक, वंस अ वीक। अच्छा, इसके साथ साथ वंस अ वीक एक और भी इनका AHA और BHA है। ये भी बेहतरीन चीज़ है। ये डे टाइम 10 मिनट के लिए फेस पे लगा के छोड़ देने दा, ये इतना अच्छा आपको एक्सफोलिएट करेगा विदाउट ड्राइनेस। अक्सर लोग केमिकल पील से डरते हैं ना कि स्नेक जैसी स्किन हो जाएगी, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होने का मकसद ये नहीं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये यूटिलाइज कम होती हैं और अरसे तक चलती हैं। यानी अगर एक दफ़ा ले लिया तो 2-3 महीने तक आपको ये चल सकती हैं। वंस अ वीक रिकमेंडेड है। और क्या क्या चीज़ें हैं? अच्छा, इसकी एक और चीज़ भी बहुत अच्छी है, दैट इज़ विटामिन C सीरम। अच्छा। डे टाइम आपने ये जो मैंने ब्लू वाला क्लेंजर और येलो वाला क्लेंजर है, एज़ पर योर स्किन, अगर एक्नी स्किन है, सेंसिटिव स्किन है,
तो ये येलो वाला क्लेंजर आपने यूज़ कर लिया, इसमें सैलिसिलिक एसिड है। अदरवाइज नॉर्मल स्किन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने ब्लू वाला क्लेंजर यूज़ किया। सही। उसके बाद आपने ये विटामिन सी सीरम के 3 ड्रॉप्स लगाने हैं। इससे क्या होगा, आपकी पिगमेंटेशन रिड्यूस होगी, जो सन से और फोटो डैमेज हमारी स्किन हो रही है वो रिपेयर होगी, क्योंकि इसमें अच्छी अमाउंट पे 10% ऑफ विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड 10% इसमें मौजूद है। सही। तो ये अच्छा है। इसके साथ भी ज़रूर आपने एज पर योर स्किन टाइप आपने सन ब्लॉक लगाना लाजमी। कहाँ से मिलेगा द प्योरेस्ट सॉल्यूशन? अगर आपने ख़रीदना हो तो ये कहाँ अवेलेबिलिटी ये पाकिस्तान के हर बड़े स्टोर्स में दस्तयाब है। कराची में आपको स्प्रिंग्स पे मिल जाएगा, नाहिद पे मिल जाएगा, एल्योर पे मिल जाएगा। ऑनलाइन द प्योरेस्ट सॉल्यूशन की ऑनलाइन अपना ई स्टोर है, वेबसाइट है, ई स्टोर है। तो द प्योरेस्ट सॉल्यूशन आप उसको गूगल पे लिखेंगी, उनकी पूरी वेबसाइट खुल जाएगी, आप परचेजिंग वहाँ से कर सकती हैं। इनकी वेबसाइट पे सेल्स भी बहुत अच्छी लगी हुई होती हैं, ऑफ़र भी बहुत अच्छी लगी हुई होती हैं। इसके साथ साथ इनके बहुत सारे सीरम्स हैं, हेलोनोरिक एसिड जो कि हम सबका फेवरेट है। ये भी आप ऑल्टरनेट नाइट्स एंड डेज मेकअप करती है, मेकअप करने से पहले थोड़ा सा हेलोनोरिक एसिड लगा दिया, आपका फेस हाइड्रेटेड रहेगा थ्रू आउट द डे। बिल्कुल। तो इनकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका है ना हमें द प्योरेस्ट सॉल्यूशन के बारे में बताने का। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कुछ ना कुछ आपकी गुत्थियाँ सुलझी होंगी जिस तरह हमने बताने की कोशिश की, और टाइमलाइंस पे आप गौर करना शुरू कर दें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।